Hello friends, I am dietitian Bhavna. Friends, during pregnancy we have several questions in mind. That's why I am sharing a video of antenatal class which focuses on addressing several issues of pregnancy. First we will have Dr. Yashika, who is head of the department, gynecology department, Manipal Hospital, New Delhi, and also gynecologist at Mother and Child Care Clinic, Dwarka, New Delhi. Then we have Dr. Ruchi, who is clinical psychologist, who will be addressing stress of pregnancy and labor, and I will be discussing diet to ease acidity, bloating, and relieve constipation during pregnancy. So we all have lots of ifs and buts in pregnancy, lots of queries related to traveling, eating, sleeping, working. So every day there are, I think, multiple questions which come in our mind. So I always ask my patients कि please write it down. You have a mobile, use it perfectly. आपके notes हैं, आप उसमें लिखते चले जाओ कि आपको मेरे से क्या क्या questions पूछने हैं. क्योंकि when you reach my room, most of the time you have forgotten, there is something else in your mind, or you are distracted due to some reason, and then you go out of the chamber or you reach home, you realize कि आपने question तो पूछा नहीं है. So it is always much better, please write it down. वैसे तो जो people who are attending these classes will never have questions, because ultimately I think 90% तो we cover in these classes जो आपके डेली की क्वेरीज होती है. So हम सबसे पहले सबसे कॉमन और फर्स्ट मिथ से शुरू करेंगे. Myth: morning sickness means my baby is probably not getting enough nutrition. इसको मैं दूसरी तरह से बोलना चाहूंगी, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे आसपास के लोग, पहले वहां का कर लो. आसपास के, are you sharing the screen? Yes, okay, Because yes, we I are was not able to see. Okay, I got it. मैंने शेयरिंग तो किया, बट वो एक सेकंड, वो पहले शेयर नहीं किया और उसके बाद I just opened the PPT. Now you can see? Yes, ma'am. Now it's visible. Yeah. So I just started with this one. Yes, ma'am. So what I will start here, I will say is morning sickness. I'll talk about morning sickness later on, but what I will talk about is as soon as when we conceive, everybody else in the family is like, तुम ये खाओ, तुम वो पियो, तुम ज्यादा अच्छे से खाओ. अब तक किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आपने क्या खाना खाया है, पर जिस दिन से आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, हर कोई आपके पीछे पड़ जाता है कि तुम ये क्यों खाती हो, जबकि आप वो पिछले 10 साल से खा रहे होंगे. लेकिन उस दिन सबको टेंशन होगी, अभी आप ये मत खाओ, अभी आप ये मत पियो, ये तुम नारियल पानी पियो, तुम ये पियो, तुम ये खा रही हो, इससे बेबी को कुछ हो जाएगा. तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन. तो पहली बात, तो सबसे पहली चीज जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, अगर किसी के रिलेटिव्स भी यहाँ पर बैठे हैं, हस्बैंड्स, कोई सुन रहा है या घर के बाकी लोग हैं, कभी किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में. फर्स्ट 3 months nausea, vomiting is created by God to prevent our baby from teratogenic effects of food products. आपको कोई भी चीज इसमें स्मेल है, स्पेशली नॉनवेज भी, मसाला भी, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी हो, इवन इंक्लूडिंग मिल्क, से आपको नॉशिया वॉमिटिंग होता है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई होते हैं. बेबी में टेराटोजेनिसिटी होने के चांसेस, तो भगवान ने ये जो नौशिया क्रिएट किया है, बेबी की प्रोटेक्शन के लिए किया है. दूसरी बात, लेकिन अब आप कहोगे कि मैडम मैं तो कुछ भी नहीं खा पा रही, तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं है. वो बिल्कुल ठीक नहीं है. अगर आप 1500 कैलोरीज भी खा पाती हैं, फ्रूट्स का, रोटी नहीं अच्छी लग रही, आप पराठा खाइए. आप, बहुत लोगों को दाल चावल रोटी, और कुछ लोग खुद बनाते हैं तो उनको नौशिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो घर के बाकी मेंबर्स ये कर सकते हैं. आप भी, अगर आप अकेले हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप रात के टाइम अगर बेटर फील करती हैं, तब तो 2-3 सब्जी बना के प्रिपरेशन करके रख दीजिए. आके अपने कुक से हेल्प ले लीजिए चपाती या पराठा बनवाने के लिए. पूरी पराठा सॉफ्ट होगा आपके गले के लिए, रोटी आपसे नहीं खाई जाएगी, और जो भी आप पहले खाते थे वो चीज नहीं खाई जाएगी. अभी मैं कह रही हूँ फ्रूट्स पे ज्यादा स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में स्मेल अपनी नहीं होती है, एंड यू विल लव इट. आप उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के, नींबू डाल के आप ले सकते हैं. सो दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड, आप वो कर सकते हैं. मॉर्निंग सिकनेस होती है इसलिए क्योंकि रात के डिनर में और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में समय ज्यादा होता है. आइडियली इन प्रेगनेंसी एवरी 2 hours आपको कुछ खाना है, एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है. तो जब मैं सबको ये समझाती हूँ कि डिनर के बाद सोने से पहले फिर कुछ खा लें, डिनर लाइट करें, और रात को नींद खुलती है तो फिर कुछ खा लें, और सुबह उठते ही झूठे मुंह से बिना पानी पिए, बिना ब्रश किए फिर कुछ खा लें.
then that nausea will not be there. तो सबसे पहला मिथ हमारा बर्स्ट हो गया कि मॉर्निंग सिकनेस कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो नेचर का बनाया हुआ है. एंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं. वो अच्छा नहीं होता है. ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, ज्यादातर उन पेशेंट्स को हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होता है जो शादी करते ही तुरंत से कंसीव कर जाते हैं. घर में बहुत सारे किसी कारण से वो अभी अपने मेंटली स्टेबलाइज नहीं है, नए होम में सेटल्ड नहीं है, एंड वो कंसीव कर जाते हैं. तो उन लोगों को और स्ट्रेस होता है फैमिली में ड्यू टू सम रीजन, तो हमेशा उसकी वजह से वॉमिटिंग नॉशिया एग्रवेट होता है. दूसरा, उन लोगों को एग्रवेट होता है जिनको पहले से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पहले से कब्जी है, तो उन लोगों को एग्रवेट हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी होते ही ये सब चीजें थोड़ी सी बढ़ती हैं. और इसका देसी नुस्खा हम सबको पता है. आप अदरक ले सकती हैं, आप सुबह उठ के बिस्किट ले सकती हैं, विटामिन B6 की टैबलेट्स, डॉक्सिनेट, डॉक्सटेम वगैरह हम आपको देते हैं. एक्यूप्रेशर, एरोमाथेरेपी आपको सीख के करना चाहिए. ब्लैक सॉल्ट, हाजमोला तो सबसे कॉमन हर किसी के घर में होता है. जिंजर टॉफीज और कैंडीज भी आती हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं. यू ऑल कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट. ओके. दूसरा मिथ, slightest of touch over the tummy jerk can harm the baby. You all can hear me ना? Yes, आवाज आ ma'am. रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Exactly. तो ऐसा नहीं होता कि हम अगर हमने झटके से बैठ गए, या हम एक बार हल्का सा गिर गए, या जोर का जर्क लग गया, या हम उल्टा सो रहे हैं तो हमारे बेबी को कुछ हो जाएगा. आइडियली उल्टा, देखो आपकी टमी निकल जाएगी तो आप उल्टा नहीं सो पाओगे. सबको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे सोना है, और खासकर वो कंफ्यूजन हम देखो धीरे धीरे सब बता ही देते हैं आपको, लेकिन घर के बाकी लोग उस कंफ्यूजन को ज्यादा बढ़ा देते हैं. ऑब्वियसली सोना इंपॉर्टेंट है, और अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इतनी टेंशन की कोई बात नहीं होती. जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो आइडियली आपको लेफ्ट 5th मंथ ऑनवर्ड्स लेफ्ट लेटरल सोना चाहिए. या कोशिश करो, अगर आप सीधा ही सोना चाहते हो तो अपने राइट हिप के नीचे एक छोटा पिल्लो लगा लो, तो आप थोड़ा सा टर्न हो जाओगे, टिल्ट हो जाओगे, तो उतना भी काफी है. और जरूरी नहीं है कि राइट या लेफ्ट ही मतलब लेफ्ट ही सोना है, राइट भी सो सकते हैं. तो और बेबी को अंदर एक बैग के अंदर, वाटर बैग के अंदर होता है बेबी को इंजरी, अगर बेबी को इंजरी होगी तो सबसे पहले इंजरी आपके वाटर बैग को होगी, और आपका वाटर बैग रप्चर होगा. बेबी को डायरेक्ट इंजरी कभी नहीं होती. जैसे छोटे बच्चे ने टांग मार दी, हाथ मार दिया, तो भी हमें टेंशन हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा. वाटर इज व्हाट वी डोंट काउंट. So pregnant women should drink 12 glasses of water each day. Water prevents urinary infections. Water carries nutrition to the baby. Water is used in the amniotic sac, and dehydration can cause contractions. ये hot foods है, बिल्कुल भी नहीं. ये hot foods, पपीता देखो, मैं यूजुअली सबको कहते हैं पपीता, पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में आप मत खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पपीता नहीं खा सकते हो. अगर आपने किसी दिन पपीता खा लिया, एक बाइट खा लिया, बहुत सी कंट्रीज में, बहुत से टाउन क्या कहते हैं स्टेट्स में पपीता खाया जाता है, क्योंकि पपीता आपको कॉन्स्टिपेशन से नेचुरली प्रिवेंट करते हैं. पपीते का बीज नहीं खाना चाहिए, कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए, और पाइनएप्पल अवॉइड करना, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स होती हैं इस वजह से. इवन डेंगू के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स को पपीते से रिलेटेड मेडिसिन दी गई, और ऐसा देखा गया कि प्रेगनेंसी में कोई हार्म नहीं हुआ. लेकिन अगर आप 9 मंथ्स नहीं खाएंगे, क्योंकि कल को आप खाओ और कुछ हो, तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी. पर मेडिकली मतलब थियोरेटिकली उसमें ऐसा कोई बहुत हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है पक्के पपीते में, कच्चे पपीते में जरूर है. एग्स जो है रॉ नहीं खाने चाहिए. सी फूड नहीं खाना चाहिए. रिवर फिश आप खा सकते हैं, क्योंकि सी फूड में मरकरी होने के चांसेस होते हैं. रेड मीट कम खाना चाहिए. फिश और चिकन ज्यादा खाना चाहिए. सैलेड्स, फ्रूट्स, अंकुरित से भी कुछ लोगों को डाउट होता है, ऐसा कुछ नहीं है. कीवी, बैगन, ये जो नेट पे दिया हुआ है, इन सबसे कुछ नहीं होता. Ma'am, we can have egg, hard boiled egg as an omelette, or egg as a poach, right? हार्ड, एकदम हार्ड बॉइल की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बॉइल खा सकते हो. हार्ड बॉइल करने से प्रोटीन का कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो जाता है. Okay. इट हैज टू बी मीडियम बॉइल, नॉट, आई विल नॉट से हार्ड बॉइल. अगर आप कम भी बॉइल करके खाओगे, कच्चे रॉ नहीं खाना चाहिए, दैट्स इट. Okay. है ना. सुशी में रॉ फिश होती है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं. और अगर कुक्ड हो, जैसे वेजिटेरियन सुशी हो, आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और इवन ड्राई फ्रूट्स है, 5-5 दाने आप खा सकते हैं. कोई भी, जैसे पनीर है, हम कहते हैं पनीर खाओ. जो वेजिटेरियन हो कहेंगे मैम हम क्या खाएं, पनीर खाओ, सोया खाओ, चीज खाओ. सोया के इतने प्रोडक्ट्स हैं, टोफू खाओ. लेकिन अगर आप टोफू और पनीर को ज्यादा कुक करेंगे तो उसका स्वाद चला जाए. तो आपको कुकिंग कम करनी है, उसको सॉटे करना है.
कम से कम कुक करना है। पनीर की सब्जी भी अगर आप बना रहे हैं तो पनीर को लास्ट में डालें जहाँ पे कुकिंग उसकी कम है, ठीक है। सो ट्विन प्रेगनेंसी ये हमारा मजाक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मदर को अच्छा खाने को मिलता है तो पापा तो ज्यादा खाते ही खाते हैं, तो हमेशा जो हमारे कपल्स आते हैं उसमें पापा का वेट भी मम्मी से ज्यादा बढ़ जाता है एट टाइम्स, तो हमें उस पर भी कंट्रोल रखना है। उल्टा पापा लोगों को प्रेगनेंसी में खुद भी एक्सरसाइज करना चाहिए और मदर को भी एक्सरसाइज और वॉक के लिए लेके जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो एंड सीट बेल्ट को लेके एक कंफ्यूजन होती है, सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए आपके बेबी को। आपके बेबी का प्रोटेक्शन होता है सीट बेल्ट से। बेबी के आगे सीट बेल्ट लगाने से बेबी दब जाता है, घुट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैंने बताया बेबी इज इन अ बैग ऑफ वाटर, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द बेबी। एंड आपकी सीट बेल्ट का पोजीशन आप इस चीज को समझ सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। एक टमी के ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, आपके जस्ट पेल्विक गर्डल के ऊपर, और एक टमी के ऊपर से जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है तो आप हस्बैंड को बोलो, उसको एडजस्ट करवा देंगे अगर वो ढंग से नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो नहीं तो सीट की हाइट अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। हैवी थिंग्स कैरी करने से लेबर इंड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में बहुत हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए, 5 kg तक आप आराम से उठा सकते हो। बाहर की कंट्रीज में तो लोग अब डंबल्स और वेट्स भी करने लग गए हैं, पर सामान उठाने का पोजीशन ऐसे होना चाहिए, बेंड डाउन ऑन योर नीज एंड देन पिक अप द थिंग्स। इट शुड नॉट बी कि आप बेंड कर रहे हो। अगर आप कमर से बेंड करोगे तो आप पता चला बेंड किए उठ ही नहीं पाए, इतना सीवियर बैकिक एट टाइम्स हो जाता है। I would like to add as a yoga teacher here that this should be the way always we should carry any stuff from down. This is the exact way if you want your knees to be always healthy. You know, so you should always come down, pick it, and then stand up. Akansha, I feel actually down the line, due to our systems of English toilet and not do sitting on the feet, somewhere our knees are becoming weak, the muscles are becoming weak, and that is why slowly and slowly we stop sitting on our knees. So I think we should, as soon as we have conceived or even before pregnancy, and otherwise when we are not pregnant, we should practice these things. Actually, ma'am, that's why, you know, in most of the yoga centers or yoga places, you will be it's promoted to sit down and eat. You know, कि आप नीचे बैठ के खाएं, एटलीस्ट एक मील तो बोलते हैं कि आप जमीन में बैठ के खाएं, क्योंकि उसमें भी आपका स्पाइन एंड द गट इज स्ट्रेट, यू ईट नाइसली एंड देन व्हेन यू गेट अप तो वो एटलीस्ट जो आपकी बेंड जब तक रहेगा, इट प्रोवाइड्स ऑयलिंग टू द नीज, यू नो। या दैट इज ट्रू। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत कॉमन है। यस मैम। Other myth is exercising will harm my baby. We have already talked about it. Exercising pre-pregnancy, during pregnancy, ऐसा नहीं कि लास्ट में ही डिलीवरी से पहले एक्सरसाइज करना है। आप डिलीवरी जिस पेशेंट ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, जिस फीमेल ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, वो लास्ट में जो हैवी एक्सरसाइजेस डिलीवरी के लिए जो हेल्पफुल है वो नहीं कर पाएगी। उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करना है ताकि वो लास्ट में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। एंड आप जब देखो, मैं सबको कहती हूँ डिलीवरी इज अ मैराथन रेस। मैराथन रेस में आपका फिजिकल मेंटल दोनों स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत श्योर होते हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी करानी है और लेबर रूम में दे गिव अप। कुछ लोग फिजिकली बहुत वीक होते हैं लेकिन उनका लेबर इतना फास्ट होता है वो लोग आराम से डिलीवरी करा लेते हैं। सो सबका लेबर पैटर्न बहुत डिफरेंट, ओपन माइंड से जाना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे पर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। आप लेकिन इतना डर जाते हो लोगों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, कि आप अपने बारे में भी गलत एक धारणा बना लेते हो कि आप नहीं कर पाओगे। हाँ, देयर आर पीपल जो बिल्कुल भी, आपको अपना पेन टॉलरेंस देखना चाहिए। पेन टॉलरेंस हम लोग हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं एज फीमेल्स। इंडियन फीमेल्स में बहुत पेन टॉलरेंस है, बहुत ज्यादा। बाहर की फीमेल्स उल्टा, जबकि बाहर ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं और वो 4-4 किलो के बच्चे होते हैं। और मैं कहती हूँ कि हमारी इंडियन फीमेल्स में ज्यादा पेन टॉलरेंस है, पर हम लोग बाकी लोगों की बातें सुन के और डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं हमें, हाँ आपका सिजेरियन अगर किसी कारण से हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट रीजन, बट अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी पहले ही गिव अप कर देते हैं इवन बिफोर वी हैव इवन एंटर्ड द लेबर रूम। तो वो नहीं होना चाहिए। ब्रिस्क वॉक है वो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, योगा आपकी लंग कैपेसिटी, योगा आपको ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है। तो फिजिकल, मेंटल,
आपका लंग स्ट्रेंथ सब इंपॉर्टेंट है जब आप डिलीवरी रूम में जा रहे हो। इवन नॉट इन नॉर्मल डिलीवरी, इन केस ऑफ अ सिजेरियन, जिसका सिजेरियन हो रहा है उसको भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल, नहीं तो पता चला डिलीवरी के बाद आप सिजेरियन के बाद आके बेड पे लेटे हो, आपको नेक एक शुरू हो गया, जैसे ही बेबी आपके पास आया आपको बैक एक शुरू हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिर आपकी टमी बाहर निकली रहेगी, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, पहले से आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, तो प्रेगनेंसी के बाद आपने देखा होगा कुछ लेडीज की टमी बिल्कुल अंदर चली जाती है, और ज्यादातर लोगों की टमी अंदर नहीं जाती। ज्यादातर लोगों की टमी इसलिए अंदर नहीं जा रही क्योंकि उनकी मसल्स पहले से वीक थी। अब उनको बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करना होगा कि, लेकिन अगर आपकी मसल्स पहले से बहुत अच्छी हैं तो पोस्ट डिलीवरी पे आपका टोनिंग अच्छा रहेगा और आपका टमी अंदर चला जाएगा। जब गैस बनती है, जब कुछ होता है, वापस टमी फूल जाती है क्योंकि आपकी मसल्स इतनी वीक है इस वजह से। फ्लाइंग इज नॉट रियली सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमन, ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से फ्लाई कर सकते हो। तो वहां पे भी सीट बेल्ट पहनने का सेम ही वे है। एंड जिन लोगों को प्रोलॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट्स लेनी है, जैसे यूएस जाना है, 16 आवर्स की फ्लाइट है, 10 आवर्स की, मोर देन 3 to 4 आवर्स की फ्लाइट है, वहां पे आपको स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए। नेक पिल्लो लेके ट्रेवल करिए। आपको हमेशा पहले से इन्फॉर्म होना चाहिए, डॉक्टर का कंसेंट होना चाहिए, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एयरलाइन से अपनी लेग जहाँ पे लेग स्पेस ज्यादा हो वो वाली सीट आप डिमांड कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। सो ये ट्रैवलिंग का जो होता है वो इंडिया में आपका डोमेस्टिक एयरलाइंस में 36 वीक्स है और इंटरनेशनल में 32 है। रफली हर उसका एयरलाइंस का डिफरेंट होता है, पर ऐसा नहीं है 36 के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आपको अपने डॉक्टर और इवन जो एयरपोर्ट के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट लेनी होती है। मैं कहती हूँ कार जो एयर एंड ट्रेन दोनों सबसे सेफ होता है। अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आपके घर के पास है, अगर वहां तक भी ट्रैवल करने के लिए आपको 4 घंटे ट्रैवल करना है, तो उससे तो अच्छा है कि आप कैब से ही चले जाओ। क्योंकि अगर आपको कैब से ही आप समझो यहाँ से किसी को लखनऊ जाना है, 4 5 घंटे में तो वो लखनऊ वैसे भी पहुंच जाएगा और बाय एरोप्लेन जाएगा, और अगर उसको एयरपोर्ट तक जाने में ही 2 घंटे लग रहे हैं, फिर वहां से तो उससे बेटर तो आप बाय एयर चले जाओ, नहीं तो बाय फिर आप रोड चले जाओ, अगर आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है। बाय रोड जर्नी थोड़ी टायरिंग होती है क्योंकि आपको बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करना होता है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा लाई डाउन कर सकते हो, ब्रेक जर्नी कर सकते हो। एंड पोस्ट डिलीवरी फ्लाइंग का आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी आप फ्लाई कर सकते हो अगर बहुत रिक्वायरमेंट है, और सिजेरियन के बाद 1 वीक, एंड बेबीज के लिए 7 डेज तक के बेबीज भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली बेबीज को कान में दर्द होता है एयर प्रेशर की वजह से, तो क्राई अलाउड, तो उस टाइम पर आपको बेबी को कोशिश करो कि जब आप फ्लाइट में हो तो बेबी को फीड कराओ, क्योंकि जब बेबी फीड करता है, जब आप स्वॉलो करते हो तो आपका स्टेशन ट्यूब जो कान और मुंह के बीच की जो एक ओपनिंग होती है वो खुलती रहती है और बंद होती रहती है, तो बेबी को कान में पेन नहीं होता है, ठीक है ना। और बेबी के लिए भी फिटनेस लेना जरूरी होता है अगर आप 1 मंथ से पहले ट्रैवल कर रहे हो। और फिटनेस सर्टिफिकेट भी वैलिडिटी वैसे 48 आवर्स होती है। माई बेबी डजंट सीम टू मूव, बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैडम मेरा बेबी मूव नहीं कर रहा। कुछ लोगों को बहुत एक्सेसिव मूवमेंट्स होती हैं, कुछ लोगों को मूवमेंट्स बहुत लेट से समझ आती हैं, और कुछ लोगों को मूवमेंट्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी नहीं समझ आती हैं। सो एवरीबडी इज डिफरेंट, सबके साथ अलग अलग होता है, सब लोग सेम नहीं होते। तो आप अपनी प्रेगनेंसी, अपने मूवमेंट्स को दूसरे से कंपेयर ना करें। इनिशियली वैसे क्विकनिंग, कोई मुझे बताएगा क्विकनिंग कब स्टार्ट होती है, एनीबडी कोई शेयर करेगा मेरे से? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम 12th या 13th वीक के बाद थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई जैसा मतलब कोई लगा, और? हल्का फट फट फट। ओके, समझ गई। कोई और बताएगा? कोई मैम और बताना चाहेगा? 5th मंथ, जब 5th मंथ स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा बबल जैसा फील हुआ था। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और मेरा किसी मतलब को एक क्वेरी भी है हाँ Yes, Ruchika, please पूछिए। मैम। जैसे फ्राइडे तक मतलब जैसे हम सुबह का ब्रेकफास्ट किए तो थोड़ा हमको लगता था हल्का हल्का फरफराहट, मतलब फिर दोपहर के लंच के बाद फिर शाम में, लेकिन कल से मतलब मेरा 20वां हफ्ता शुरू हुआ है तो कल से वैसा फील नहीं कुछ हो पा रहा है। अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा कुछ मीठा खा के देखो, करवट लेके खाने के बाद हाथ अपनी टमी पे रख के। ने जो बताया था, देखो यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको 18 वीक्स के बाद ही फील होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको 15 वीक्स में फील हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ लेडीज को इवन 15 वीक्स के आसपास फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हल्का हल्का फील होता है, उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये मूवमेंट है।
बिल्कुल। वो क्या होता है, देखो आपका जो यूट्रस है और आपका एब्डोमिनल वॉल है, आपकी ये पेट की वॉल है, अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा शायद मेरा हाथ, ये एब्डोमिनल वॉल है और ये आपका यूट्रस है। तो यूट्रस जब वॉल को टच होता है तब आपको मूवमेंट फील होती है। जब तक, क्योंकि आपका यूट्रस छोटा है, वो वॉल को टच ही नहीं कर रहा है, तभी मैं आपको कह रही हूँ हाथ रखो एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, हाथ रख के यूट्रस को टच करो, तो जब आप उसको दबाओगे तो आपको मूवमेंट फील होने लगेगी। सभी के लिए है, ठीक है ना। और आपको मूवमेंट, आप पहले कुछ खा के पी के पोजीशन जैसा मैंने बताया से करके देखो, नहीं फील हो रहा तो फिर आप हार्ट बीट चेक करा सकते हो, ठीक है। मैम। हाँ बोलिए। Yes, beauty. मैम, ये प्रेगनेंसी में जैसे डायबिटीज हो जाते हैं तो फिर उसमें क्वेरी है कि क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, मतलब फ्रूट्स वगैरह। ब्यूटी वो सब आपको हमने बताया होगा, और आगे भी हमारा डाइट का सेशन होगा। आलू चावल मीठा मना करते हैं, बनाना मैंगो, जो भी चीजें में कैलोरी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो वो आपका सेशन पूरा अलग ही रहेगा। उसको हम लोग, या तो आप डाइट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। अभी एक डाइटिशियन का सेशन होगा ब्यूटी, तो आप उस समय अपने डाउट्स क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। आज ही। प्रेग्नेंट वो, हाँ, आई मूव फॉरवर्ड। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों का ये, हमारी कंट्रीज में ये मिथ होते थे कि ऐसा शेप है तो बॉय होगा, ऐसा शेप है तो गर्ल होगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, थियोरेटिकली और मेडिकली एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं है। हमने लोगों के थ्योरीज को बहुत हद तक गलत होते देखा। देखो 50%, 100 में से 50 बच्चे लड़की हो सकते हैं और 50 बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो ये आप सोचोगे कि आपका लड़का है तो हो सकता है 50% चांस तो है कि लड़का हो ही सकता है ना। और अगर आप सोचोगे लड़की है तो 50% चांस है लड़की हो सकता है। तो घर में से कोई ना कोई सही और कोई ना कोई गलत होगा ही। तो ऐसा नहीं होता कि वो आप जो सोच रहे थे कि उसी वजह से, उन दोनों में से एक चीज तो होनी ही थी। इससे ज्यादा कोई 10 चॉइसेस होती तब तो एक बात होती कि चलो भाई हमने सोचा था वो सही हुआ। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, किसी भी साइन और सिम्टम से बेबी बॉय और गर्ल के बारे में नहीं पता चलता। पपाया खाने से अबॉर्शन होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पपाया में बहुत विटामिन ए होता है, तो इससे आइडियली वो बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो अबॉर्शन कॉज करेगा। आप वंस इन अ वाइल कभी स्पाइसी फूड खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे रेड चिली लेने से आपको गैस्ट्राइटिस होगी, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है। पर अदरवाइज स्पाइसी फूड खाने से कोई अबॉर्शन नहीं होता। काफी लोग, काफी घर में जो बड़े होते हैं वो मना करते हैं, पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पिकल्स एंड आइसक्रीम, देखो एक चीज है, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हूँ। आप लोग को हमेशा ये सब चीजें, मतलब आइसक्रीम तो नहीं कहूंगी, कुछ फ्रेश पिकल्स जो होते हैं और जो भी चीज जो फर्मेंटेड होती है वो खाते रहना चाहिए। वो हमारे गट को, हमारे फ्लोरा को, हमारे को अच्छे, दही है, पिकल्स है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स है जैसे कांजी है, किस तरह की चीजें हैं, ये घर में आपको थोड़ी बहुत पीनी चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहता है, कब्जी नहीं होती है, पेट के अंदर के कीटाणु ठीक रहते हैं। और आपका जब पेट ठीक रहता है, देखो जो ज्यादातर आजकल हम लोग सब क्या खा रहे हैं, रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं, उन सब से हमेशा हमें ब्लोटिंग होती है। आप में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, मैं बताऊंगी, जिनको भूख ही नहीं लगती होगी, बस वो खाना इसलिए खाते हैं कि खाने का टाइम हो गया चलो खा लेते हैं, प्रेग्नेंट हूँ खाना तो खाना जरूरी है। बट वो चीज मजा नहीं आता ना। जब आपको भूख लगती है और आप खाते हो तो जो मजा आता है वो एक अलग चीज होती है। तो जब आप स्टूल क्लियर करके आते हो उस टाइम इमीडिएटली आपको भूख लगती है। लेकिन अगर आपका बॉवल्स प्रेगनेंसी में कभी कभी लास्ट में जाके थर्ड ट्राइमेस्टर में लोगों को एक की जगह 3 बार भी मोशन आ सकता है, तो आप ये सब लें। एंड 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना होता है, एक ही पर्सन के लिए खाना खाना होता है। सिर्फ 300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 500, ताकि आप, और वो प्रोटीन के फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बारे में डाइटिशियन आपको बताएंगे। अल्ट्रासाउंड की रेज हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको यही बोलती हूँ जब मुझसे सवाल करते हैं कि आपके फोन में ज्यादा डेंजरस रेज हैं। अल्ट्रासाउंड एक नेसेसिटी है जिससे आप अपने बेबी को और मदर को सेफ रख सकते हैं। मिनिमम 5 to 6 अल्ट्रासाउंड सभी पेशेंट्स के होते हैं, वो जो जरूरी होते हैं, ताकि हम ऐसी कोई मेलफॉर्म बच्चे को ना पैदा करें, या हमारे साथ कोई बाद में प्रॉब्लम हो जो हमें पता ही नहीं चले कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। अगर हम बच्चे को पहले सेव कर सकते हैं तो इस तरह की चीजें, तो अल्ट्रासाउंड जो है हमारे मदर्स और बच्चे को बचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। कितनी बार हमारी डिलीवरी डिसीजंस भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कितनी बार आजकल पेशेंट्स को पेन नहीं आता है तो हमें अल्ट्रासाउंड करके देखना होता है, वाटर लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसका कभी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डिलीवर करा दो। डॉक्टर्स अननेसेसरी स्ट्रेस करते हैं। देखो जनरेशन चेंज होती है,
आज से 10 साल पहले कोई डबल मार्कर नहीं कराता था, आज आप सब लोगों का डबल मार्कर हुआ है, किसी का क्वाड्रुपल हुआ है, किसी का NIPT हुआ है, और आज से 10 साल बाद मैं बता दूं सबका NIPT होगा। आज वो कॉस्टली टेस्ट है पर सबका होगा, सारे अल्ट्रासाउंड फीटल मेडिसिन डॉक्टर करेंगे। तो चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप ऐसे अननेसेसरी टेस्ट हम नहीं कराते हैं, जो नेसेसरी है वो जरूरी है ना। आप जैसे आप गांव में रहते हो अगर, तो आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल लीड करते हो, आप शहर में रहते हो आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल लीड करते हो। अब आप ही में से अगर कोई पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रहा है, जो मैंने टेस्ट लिखे हैं उसके आधे भी नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम निकलती, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका डबल मार्कर नहीं हुआ था, लेवल 2 टाइम पर नहीं हुआ, और बाद में बच्चे में खराबी लिखी, उनको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से परमिशन लेके आनी पड़ेगी इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो क्योंकि ये बच्चा खराब। तो हमें कोई टेस्ट, कुछ चीजें जो हम आपको समझाते हैं बताते हैं जो टाइम पर करते हैं वो जरूरी है, और फर्स्ट 3 months to 5 months के टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाद के। और खासकर घर के जो बाकी बड़े लोग हैं, ऑब्वियसली देखो आपकी मम्मी, आप जब टमी में थे आपकी मम्मी के तो इतने टेस्ट नहीं हुए थे, आप तो परफेक्ट हो, आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने बच्चों के इतने टेस्ट क्यों करा रहे हैं। पहले जमाने की बात अलग थी, पहले इतने सारे बच्चे होते थे, इतनी सारी शादियां होती थी, इतनी मदर्स की डेथ हो जाती थी, इतने बच्चों की डेथ, पर आज के टाइम पे हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हमें टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। कोई भी एक बोलेगा कि हम ये टेस्ट नहीं कराएंगे और प्रेगनेंसी में जो भी होगा हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे, ऐसा कोई भी साइन दस्तखत नहीं देगा, तो फिर वो डॉक्टर क्यों उस चीज को मानेंगे। तो टेस्ट जरूरी है, इसीलिए कराए जाते हैं। आजकल प्रिवेंशन का जमाना है, बाद में ट्रीट नहीं करना। आपको डिलीवरी से पहले पता चल रहा है आपका हीमोग्लोबिन 8 है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन हुआ था, उसके बाद आपके डॉक्टर ने कराया ही नहीं, और जब डिलीवरी होने वाली है तो पता चल रहा है आपका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम 8 ग्राम है, तो उस टाइम ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें बीच में टेस्ट कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम आपको कुछ और कर सकते हैं कि नहीं, हम आपको विजिलेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस ला सकते हैं। आप डाइट्स में, हमारे ज्यादातर पेशेंट डाइट से ठीक कर लेते हैं अपना हीमोग्लोबिन। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग, अल्कोहल कम नहीं सोना चाहिए, ओवर ईटिंग ओवर एक्सरसाइजिंग नहीं करना चाहिए, 2 लोगों का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा रेस्टिंग करने से भी प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखो जितने वर्किंग हो, मुझे पता है आप लोग थक जाते हो, लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपकी लेग्स, आपकी मसल्स, आपकी ये सब मूवमेंट नहीं होगी जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आपकी उसमें वो वीक हो रहे हैं। पोस्ट डिलीवरी भी आप इतना रेस्ट करोगे तो इतने वीक हो जाओगे पोस्ट डिलीवरी कि आपके अंदर अपने बेबी को केयर करने की एनर्जी भी नहीं रहेगी, इसलिए एक्सरसाइज कीजिए। सोना जैकुजी नहीं करना चाहिए, स्टीम बाथ नहीं लगना चाहिए, अनसुपरवाइज वर्कआउट नहीं करना चाहिए, प्रोसेस मतलब जो पैक्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए, और अपनी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिस करनी चाहिए। अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट कीजिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड Tdap जो बूस्ट्रिक्स के नाम से आती है, टेटनस की जो दूसरी डोज होती है वो लगाइए। प्लेन टीटी का कॉन्सेप्ट अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन उसको अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछे बिना इंजेक्शन वैक्सीन कुछ आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से नहीं लगवाना चाहिए। एंड एडिक्वेट रेस्ट, दिन में 2 घंटे, शाम को मिनिमम 6 आवर्स होना चाहिए। विटामिन टैबलेट्स लीजिए। फ्रेश फ्रिज में भी पड़ा हुआ खाना खराब हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा ओल्ड फूड्स नहीं खाइए, हर 2 घंटे पे खाइए। एक्सरसाइज, वॉक, योगा, जो भी आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सको वो चीज को स्टार्ट करो। एक दिन से स्टार्ट करो, वीकेंड से स्टार्ट करो, पर करो जरूर। और डेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। ड्रिंकिंग कॉफी एडवर्सली इफेक्ट्स प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है, साउथ में और आउट ऑफ इंडिया लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं पर डे, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। 1 कप पर डे या 2 कप चाय, उससे ज्यादा आप ना पिए तो अच्छा है। जो लोग बिल्कुल बंद कर सकते हैं वो जरूर बंद करें, पर जो लोग को हैबिट है, जो नहीं उसके बिना अपना डेली शेड्यूल कर सकते, वो इतना ले। और सीक्रेट ये हमारे ही देश में होता है कि किसी को बताओ नहीं, पूछो नहीं, करो नहीं, क्योंकि नजर लग जाती है। ऐसा नजर हमारे पता है कुछ नहीं होता। कल ही मैंने एक और लेक्चर लिया था, उसमें था कि कपड़े जो होते हैं बच्चे के, तो कपड़ों का भी ऐसा कुछ नहीं होता है। फेयर कंप्लेक्शन ऑफ बेबीज के लिए ये सब चीजें खानी चाहिए, वो सब गलत है। केसर फेसर ये सबसे आपका बच्चा गोरा होता है, नारियल पानी से गोरा होता है, गलत है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आपको चक्कर नहीं आते, इम्बैलेंस नहीं होता। केसर ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। साउथ के सारे बच्चे गोरे होने चाहिए थे अगर हमें नारियल पानी से सारे गोरे होते तो ऐसा नहीं है। लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इसको लेके भी बहुत है। देखो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स है, मैं किसी को भी कंप्लीट बेड घर में से निकलना नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज इसको कभी ये सब से कुछ चीज नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आप अपने घर के अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं तो आप घर पर रहिए, सब काम कीजिए, और जो है वो है क्या कहते हैं, खाना पीना बिल्कुल बंद नहीं कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के घरों में ऐसा भी सोलर एक्लिप्स होता है कि 6 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 10 घंटे तक, वो वाला तो कभी नहीं फॉलो करें, नहीं तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट 3 मंथ्स में
थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और लास्ट के टाइम में क्या होता है कि लास्ट के टाइम पे अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तब नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्लेजेंटा लो लाएंगे तो आपकी डॉक्टर आपको पहले ही मना कर देंगे कि आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जब तक किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती हम कभी मना नहीं करते हैं। इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आपको रिलेशन के बाद इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए, अपने आप को और अपने हस्बैंड को ट्रीट कराइए ताकि आपको प्रेगनेंसी में दोबारा इन्फेक्शन ना हो। घी और बटर से लास्ट में डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, ये एक मिथ है। घी खाने से सीवियर डायरिया हो जाता है, और सीवियर डायरिया होने की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शंस या पेन स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियली आज से बहुत साल पहले जब हमारे पास कोई पेन इंड्यूसिंग मेडिसिन नहीं होती थी, जब डिलीवरी के लिए पेन के लिए दवाइयां नहीं होती थी, तब घी पिलाया जाता था, कैस्टर ऑयल। आज के जमाने में हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास सब मेडिसिन है, तो ये सब मत लीजिएगा, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और कभी कभी अनसुपरवाइज कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेबी की हार्ट बीट भी डिप कर सकती है घर पे। क्योंकि जो लोग घी और कैस्टर ऑयल पीते हैं वो टाइम पर लेबर रूम में भी नहीं आते, फिर उनके घर में ये भी बोला जाता है कि अभी रुको, जब पेन बढ़ेगा तभी जाना, नहीं तो तुम्हारी डॉक्टर अननेसेसरी सिजेरियन करे। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं कैस्टर ऑयल पीने के बाद कि उनकी हार्ट बीट लेबर रूम में नहीं मिली। इसी बात पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई पेन शुरू हो गया, वाटरी डिस्चार्ज हो गया, आपको लग रहा है आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप इमीडिएटली उस टाइम पे बहुत सारा खाना खा के ना जाए। आप अपना खाना पैक कर लें। ऐसा हो सकता है आपके बच्चे की हार्ट बीट डिप हो रही हो या आपके बच्चे ने पॉटी कर रखी हो, और अगर उसी टाइम सिजेरियन लेना पड़ा तो वो मदर के लिए रिस्की हो सकता है। आप हॉस्पिटल चले जाएं, अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपको हॉस्पिटल में खाने के लिए मिल जाएगा, या आप अपना खाना वहां पे भी खा सकते हैं। यू कैनॉट अवॉइड बैक, ऐसा नहीं है। जो लोग पॉस्चर मेंटेनेंस करते हैं, बैक की मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग है, अच्छा पॉस्चर मेंटेन करते हैं, तो उन लोगों को बैक नहीं होगा। एंड बैक पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा जाए बेबी को और आपको पॉस्चरल हाइपरटेंशन ना हो, इसलिए आपको स्ट्रेट नहीं सोना चाहिए। ईट 3 हेल्दी मील्स, ये मिथ है। आपको फ्रीक्वेंट मील्स खाना है, आपको 6-7 पोर्शंस ऑफ मील्स खाना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपका थोड़ा हैवी रहेगा, पर ब्रेकफास्ट से पहले उठने के बाद 11 बजे फ्रूट टाइम, 5 बजे प्रोटीन टाइम, सोने से पहले मिल्क या जो भी आप लेते हैं, मिल्क रात में मैं अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। मैं कहती हूँ दिन में मिल्क पिए, क्योंकि जो लोग सोने से पहले मिल्क पीते हैं फिर वो सारा टाइम बाथरूम जाते हैं, तो रात में दूध पीने से ही नींद अच्छी आएगी। ऐसा अगर आपको हैबिट है तो आप थोड़ा मिल्क हाफ कप ले लीजिए, पर पूरा भर के लेंगे तो आपको यूरिन आएगा और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। एंड स्पेशली वर्किंग फीमेल्स के लिए, और जो फीमेल्स घर पे हैं जिनका छोटा बच्चा है, जिनको सुबह उठ के स्कूल जाना है, भेजना है, अगर वो भी रात भर से उठी रहेंगी तो फिर उनको अगले दिन फ्रेशनेस फील नहीं होती है। तो हर 2-2 घंटे पे कुछ कुछ खाते रहे। और हम नहीं मानते गर्म और ठंडा, ये सब चीजें आयुर्वेदा मानती है इस चीज को, और मैं आयुर्वेदा से अगेंस्ट नहीं, और ना ही मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदा गलत बोलता है। उस सबका खाने का वो स्ट्रिक्टनेस बहुत मेंटेन करना बहुत इजी नहीं होता है, या तो हमें पता हो हर चीज के बारे में, पर वो भी हमें सब कुछ खिलाने में बिलीव करते हैं, किस तरह से किस टाइम पर क्या खाना चाहिए। अगर हम आपको आइडिया है तो एक अलग बात है, तो योगर्ट कब खाना चाहिए, दही कब लेना चाहिए, किस समय, तो आपको लेकिन सारे फूड प्रोडक्ट्स लेने जरूर चाहिए। तो ये हमारे पैकिंग का सब प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। वो मेरी एक क्लास होती है, गेटिंग द बैग रेडी, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। आप अपने बैग्स पैक कर लीजिए। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, सो एंजॉय दिस फेज ऑफ लाइफ एंड इट विल नॉट कम बैक। Any questions? Ma'am, regarding pre-gammy, you have to tell. Okay. So today with us we have वो कहाँ है? Abhishek has not been able to join due to some. You have that video? Yes, ma'am. Should I share it? So no, just a minute. So there is a company by the name of Pre-Ami, and what they are doing is they have come up with a very good thought, which I really liked. So they are saying that they want to promote the pregnant patients who have mental issues or who are not realizing they are suffering from some mental issues, to give them support. So anybody who wants to, otherwise we have Dr. Ruchi with us, so we don't need anybody, but you can always ask them, ask anybody else who is somewhere else and who are not in reach with Dr. Ruchi, can always go and talk to them and then get their own assessment done, whether they are suffering from any issues or any problems. So if you feel this, you are okay with the process of the thought process of this company, you can just log in and you can just put your thought processes in that, just to know that, just I want all of you to know that these things are also very important in pregnancy.
because your positive thought process is what will give you good results in labor and delivery. Ma'am, I would just like to add that this is a platform where you can interact with other pregnant women, as well as you can interact with all the experts. And, you can, for all the patients who are with ma'am till the time of delivery, joining this platform is totally free of cost. For some, if you want to consult the experts and all that, they take money. But as a, this is the invitation that whoever is connected with ma'am for till the time of delivery, they can have the free access to all over the site. They can have free consultation with the experts also. So it's pregami.com, pregami. Okay, you can see I have shared the screen with you. So you can visit this, have a look at the website. And if you have any kind of questions or queries, we have our own panel of experts. But if you want to consult any one of them from their list of experts, you can always do that. Okay, so please note it down. And you can mention that you are a patient of Dr. Yashika Godesar, and then you can have the free consultation with the experts also. Okay. Thank you so much. I will stop sharing. I hope everybody have noted it down. Now, thank you so much, Yashika ma'am. I think all the doubts have been clarified of all the participants. If you have any doubt, please feel free to ask your questions. I don't think so that they have any question, ma'am. Thank you so much once again. Now I would like to invite Dr. Ruchi Sharma. Good morning, ma'am. How are you? So nice to see you. So, ma'am will be sharing her session on stress of pregnancy and labor, which is a very big issue and which we totally don't take care of in Indian families. Most of the SAS or the sister-in-laws, sometimes mother also says that तुम क्या अकेले ही प्रेग्नेंट हुई हो, बहुत सारी लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तुम्ही को तकलीफ कैसे हो रही है, सबको होती है तकलीफ, तो चुपचाप बैठे रहो. But this is not that. Everybody has their own problem, everybody has their own issue which should be taken care of. So over to Dr. Ruchi Sharma. Please, ma'am. Thank you, Kanksha. Very good morning to all of you. I'm Dr. Ruchi. I'm a clinical psychologist. I hope I'm audible. Yes, ma'am. Perfectly fine. All right. So stress, I think सबको ही होता है, but since given the condition of or this journey of pregnancy, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, because you're not just concerned about yourself, you're also concerned about the baby, and a lot of environmental stress is also there, post-delivery stress is also there. So बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके extra stress add कर देती है हमारी life में, right? But Dr. Ruchi, आजकल बहुत patients आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें ना सपने आ रहे हैं. Even from 5th month, they have started dreaming about the labor pains. Yeah, so we'll just look at why the stress is happening and how, most importantly, how we can manage it. Of course, हम उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, because एक life change की वजह से ये stress हो रहा है. But so हम उसको remove नहीं कर सकते, but at the same time we can see how we can manage it in the best possible way. And यहाँ पे जितने भी experts हैं, डॉक्टर यशिका हैं, आकांक्षा है, और जो हमारे dietitian हैं, physiotherapist हैं, Dr. Neeta is there. Now all of us are here to help you out in different areas, ताकि आपको correct knowledge मिले, correct information मिले, and you don't have to depend on Google and जितने सारे घर में लोग हैं उनके opinions पे. You can go with the correct professional knowledge and the correct professional advice and follow that. ठीक है? Okay, just let me share my PPT first. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, I'll just put this slide share. Okay, so stress during pregnancy and labor and how to de-stress essentially. Okay, now mental stress बहुत सारी reasons की वजह से हो सकता है pregnancy में.
ओके फियर्स हो सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर यशिका ने मेंशन किया कि कई लोगों को नाइटमेयर्स आते रहते हैं, फ्लैशेस आते रहते हैं, सोच आती रहती है क्या होगा, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रहे हैं एंड इवन जो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम मदर्स बन रहे हैं, दे आर ऑल्सो, बिकॉज एवरी pregnancy experience is different. Okay, so that is important to understand कि this is a part of pregnancy and this is what is causing you stress. So that is important to understand the reasons which are causing you stress, ताकि हम उसके बारे में फिर कर सके, correctly identify करना बहुत जरूरी है. Sleep is another thing. ठीक है, too many thoughts, कंटिन्यूसली सारा दिन अगर सोच रहे हैं तो और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इश्यूज होंगे. देन कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर, अगेन फियर्स के साथ आते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कैसे डील करेंगे, पोस्ट डिलीवरी क्या होगा, लेबर के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रेस तो उससे होता है कि सोच सोच के कि लेबर के टाइम पे क्या होगा. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइसेस दे रहे हैं, उससे कंफ्यूजन हो सकता है. Then unexpected body changes, this is also something which is very undermined. ठीक है, सब बोलते हैं ये तो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, लेकिन फॉर अ वुमन यू नो जो एक अपना बॉडी मेंटेन किया हुआ था एंड सडनली नाउ दैट बॉडी चेंजेस हैपनिंग, अपने आप को देख के यू नो आसपास लोगों को देख के इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, डाउट स्टार्ट हो जाते हैं अपने माइंड में. यू नो इसको लेके कपल्स के बीच में भी बहुत इश्यूज होते हैं कि यू नो मे बी माई हस्बैंड इज नॉट लाइकिंग मी एज मच एज यूज्ड टू लाइक मी. तो बहुत सारे डाउट्स, इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है बॉडी इमेज इश्यूज को लेके. सो अगर हो रहा है, please make sure you are addressing it properly. Shame, some people who are you know who have had unexpected or unwanted pregnancies, they also have a component of shame कि you know बाहर जाने में थोड़ा embarrassment feel हो रहा है, public spaces में जाने में डर लग रहा है, not just because of the factor of safety but also like I said body image को लेके, you know embarrassment related to being pregnant. I know this sounds a little weird but ऐसा होता है. We have had cases जहाँ पे women are experiencing a lot of embarrassment because of being pregnant. You know they don't want to tell other people that they are pregnant, not because नजर लग जाएगी but because उनको खुद ही comfortable नहीं लग रहा है अपनी body में. Right? Social pressures, again one big stressor especially in our Indian society is कि continuously you know somebody or the other is advising you and you know telling you ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. and of course role change के लिए अगर आप prepared नहीं हैं, सबसे important preparation यहाँ से start होता है. right? अगर आप prepared नहीं हो एक role के लिए and suddenly you are pushed into that, या you know suddenly you have come into a space जहाँ पे आपको वो role निभाना पड़ रहा है, you will not be happy about it. बहुत resistance offer करेगा आपका brain. right? तो जो रोल चेंजेस हो रहा है उसके लिए भी मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. नाउ यू गोइंग टू स्टेप इनटू द रोल ऑफ अ मदर, फ्रॉम जस्ट बीइंग अ डॉटर, फ्रॉम जस्ट बीइंग अ वाइफ, just being you know a woman to stepping into a big role of the mother. And same with fathers also. You know men also need to be mentally prepared. The distress, mental distress is not all only for women, it is also for men. Okay, so we need to understand that. Okay, so what is normal here and what is not, this also is important because बहुत सारे ऐसे signs and symptoms हैं जो pregnancy में और mental health issues में overlap कर जाते हैं. जैसे sleep, appetite, ये सब चीजें बहुत disturb होती है pregnancy में and even post delivery. But अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइंग बहुत ज्यादा है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, एंड ये सब अगर साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई खुद को नुकसान पहुंचाने वाली सोच आ रही है, सो दीज आर नॉट नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, सो मच सो कि पैनिक सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं, जिन ट्रेमर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है. इनके लिए यू विल नीड टू कंसल्ट विद प्रोफेशनल, राइट? क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ मैनेजमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, so and specifically during pregnancy and post delivery we do not want to add medicines. ठीक है, because उससे आप पे नहीं बेबी पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो मेडिसिन के बिना if you're coming timely then therapy can help you. लेकिन अगर आप लेट आएंगे, सिम्टम्स इतना एस्केलेट हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर मेडिसिन ऐड करनी पड़ेंगी, राइट? सो कम टाइमली
प्लीज आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स. अगर आपसे खुद नहीं आइडेंटिफाई हो रहे, प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प, राइट? So identify and express, know the red flags, seek timely professional help and break the stigma. देखिए स्टिग्मा बहुत ज्यादा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ को लेके. Nobody wants to speak up. अगर आप बता भी रहे होंगे घर वालों को तो वो इमीडिएटली बोल देते हैं कि अरे कुछ नहीं, तो नॉर्मली होता है प्रेगनेंसी में. लाइक आकांक्षा हैड मेंशन्ड इनिशियली कि सब बोलते हैं ऐसे कि तो नॉर्मल है, या हम भी तो प्रेग्नेंट हुए थे, ये सब चीजें होती हैं. बट अगर आपको लग रहा है कहीं कि ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट मी, ठीक है, ये दिस इज नॉट द पर्सन आई एम, तो प्लीज मेक श्योर यू आर सीकिंग हेल्प एट द राइट टाइम. अब हम ट्राइमेस्टर वाइज देखते हैं. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है मेंटल स्पेस में, राइट, इमोशनल स्विंग्स बहुत होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. अगेन इसमें अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम या एंगर आउटबर्स्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, then it is not a normal part of pregnancy, ठीक है, then you need to seek help. Heightened stress and anxiety, जैसे अगर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जैसे मैंने सिम्टम्स बताए कि हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, सडनली ब्रेथलेसनेस हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, एंड घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, चीजों छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत वरीड हो रहे हो, that is not a normal sign and symptom of pregnancy, okay. And ambivalence is a normal sign and symptom. Ambivalence का मतलब है कि जनरल कंफ्यूजन, भूल जाना, छोटे छोटे मेमोरी इश्यूज होना, ये चीज, क्योंकि अब आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी डाइट में चेंजेस हो रहे हैं, राइट. तो ये एम्बिवेलेंस होना इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज नॉट समथिंग वी आर कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है. एंड मेमोरी इश्यूज भी बहुत विमेन को स्टार्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, कि भूल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रह रही हैं, खासकर इमीडिएट मेमोरी बहुत इफेक्ट हो रही है, अभी क्या कर रहे थे भूल गए, अच्छा फोन कहाँ रख दिया भूल गए. दीज आर नॉर्मल, वेरी नॉर्मल सिम्टम्स. Within 1 year after delivery they sort of tend to settle down, okay. But उसके बाद भी अगर नहीं सेटल हो रही, then we need to look at it. Second trimester में some way or the other you are adjusting to pregnancy, ठीक है, थोड़ा सा relaxed phase होता है कि you know आप थोड़ा सा adjust कर लिए हो, आपकी body भी थोड़ा adjust कर ली है, fetal movements start हो जाते हैं around 16 to 18 weeks, and then partner के साथ अगर इस time पे अच्छी bonding है, that is also very important. We have another session for couple bonding also, so make sure you're taking that also, because इस time पे आपकी जो couple bonding है वो आगे as a parent आपके relationship को बहुत affect करेगी. एंड इवन हमने देखा है कि पोस्ट डिलीवरी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्योंकि दोनों मदर फादर उस चीज पे अग्री नहीं करते, या पेरेंटल वैल्यूज, पेरेंटल यू नो प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं, उसको लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग हैज नॉट बीन वेरी गुड, राइट. सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन वर्क ऑन दैट बॉन्डिंग, यू कैन वर्क ऑन दैट ट्रस्ट, जो आगे के लिए आपके बच्चे के लिए एज अ फाउंडेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. एंड देन सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने बारे में जो आइडिया स्टार्ट हो जाते हैं, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी मदर बन जाऊंगी कि नहीं, यू नो ये सब जो थॉट प्रोसेसेस अपने आप को, अपने बच्चे को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके स्टार्ट हो जाते हैं. ज्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हमने देखा है कि ये थॉट प्रोसेसेस स्टार्ट हो रहे हैं. सो अगेन दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बट अगर थॉट प्रोसेसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सारा दिन आप सोचने में निकाल रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो, एंड दैट थॉट इज चेंजिंग इनटू टू मच ऑफ वरी, देन यू नीड टू बी केयरफुल. थर्ड ट्राइमेस्टर में again, because delivery is approaching, labor is approaching, so anxiousness थोड़ी बढ़ जाती है, and concerns about labor also increase. Again, this is a normal part of pregnancy. Like I said, अगर आप बहुत वरी कर रहे हो, आपको डर लग रहा है लेबर में जाने से, then you need to tell your doctor, you need to seek help, ठीक है. रिएक्शन टू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स आप प्रेग्नेंट हो, लोग आपकी तरफ एक अलग तरीके से बर्ताव करेंगे, ठीक है. अगर आपको इरिटेट कर रहा है, या आप बहुत ज्यादा एडवाइसेस से, या लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, सो यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज. आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है करेक्टली कि प्लीज मुझे ऐसे एक अलग से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मत दो. आई नो यू पीपल केयर अबाउट मी, बट don't go overboard with things, ठीक है.
देन ब्रैक्सटन हिक्स, आई थिंक डॉक्टर यशिका इसके बारे में बात करेंगे बाद में, कि दे आर, आई थिंक फिजियोथेरेपी में भी यू विल बी टोल्ड अबाउट देम, यू नो फॉल्स लेबर के जैसे होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कब एक्चुअल लेबर में जा रहे हो एंड कब ब्रैक्सटन हिक्स हो रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ विमेन गेट एंक्शियस, you know, especially in the last month, सोचते हुए कि you know अभी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, अभी लेबर में चले जाएंगे. दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ देयर वरी, कि हम लेबर में चले गए और हमें पता नहीं लगा, या हम टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, देन व्हाट विल हैपन, यू नो, ऑल दीज वरीज. प्लीज डिस्कस इट विद योर ट्रीटिंग डॉक्टर, ताकि आप को करेक्ट नॉलेज, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए. क्योंकि एंजाइटी तभी बढ़ती है जब आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है और आपको पता नहीं होता, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना है. ठीक है, तब एंजाइटी बढ़ जाती है. सो द बेस्ट वे टू डील विद योर लेबर एंजाइटी इज गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट पीपल एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. So need for emotional reassurance is also very high in the third trimester. ठीक है, again I will stress on couple bonding here. अगर आपको वो इमोशनल रियश्योरेंस आपके हस्बैंड से मिल रही है, आपके पार्टनर से मिल रही है, सो लॉट ऑफ ट्रस्ट विल हैपन, लॉट ऑफ गुड बॉन्डिंग यू नो विल हैपन, जो आपको पोस्ट डिलीवरी भी बहुत हेल्प करेगा. एंड अगेन इमोशनल रियश्योरेंस आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज में भी हेल्प करेगा, जो आपका लेबर प्रोसेस ईज करेगा. अभी विल जस्ट कम टू सो लेबर, व्हाई द स्ट्रेस, क्यों होता है लेबर में जाने में इतना स्ट्रेस. सो नाउ देयर आर टू हार्मोन्स, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड वन इज एड्रेनालिन. एक चाहिए हमें, एक नहीं चाहिए. ठीक है, लेबर के टाइम पे. सो वन इज द हीरो, वन इज द विलन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज द हीरो. सो ऑक्सीटोसिन रिलीज एक्चुअली हेल्प्स विद योर लेबर प्रोसेस, पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है. Whereas cortisol अगर एक्सेस हो जाए एंड एड्रेनालिन अगर एक्सेस में रिलीज हो जाए, तो वो आपकी एंजाइटी जितनी बढ़ेगी उतना एड्रेनालिन रिलीज होता रहेगा और आपके लेबर प्रोसेस में डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, आपको पेन का एक्सपीरियंस भी हाइटेंड होगा. ठीक है, एंड एड्रेनालिन कब रिलीज होता है? जब हमारा स्ट्रेस ज्यादा होता है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? नेचुरल वेज भी हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के, which is simplest way to release oxytocin is cuddle with somebody, hug somebody. कोई नहीं, एक पिलो लेके उसको hug कर, right? Just rub your arms up and down like this, go from side to side, cup your face, go from side to side, self soothing कर लो. इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा. ठीक है, your system will calm down, brain will release oxytocin. But oxytocin release is essential for your labor process. Oxytocin release is essential ताकि आपको पेन मैनेजमेंट इजी हो जाए आपके लेबर के टाइम पे. ठीक है, आपको जो भी योगिक टेक्निक सिखा रहे हैं, योगिक ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहे हैं, दे आर ऑल्सो एसेंशियली एम्ड एट योर ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस. खासकर जो बबल ब्रीदिंग है, ठीक है, मुंह से जो एक्सेल करने वाली ब्रीदिंग है, दैट इज मेनली फोकसिंग ऑन योर पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर. सो प्लीज मेक श्योर आप रोज उसको कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेट करते रहोगे और जितने भी आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए हैं या फिजियोथेरेपी टेक्निक्स बताए हैं, अगर आप 1 महीना पहले ट्राई करोगे कि लेबर से पहले या डिलीवरी से पहले 1 महीना स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपने अभी से करनी है ये टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स स्पेसिफिकली अभी से करेंगे, तब जाके आपको लेबर तक वो ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा. तो किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली कर रहे होगे, आपका पेन अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आपकी डिलीवरी अच्छे से मैनेज हो जाएगी, राइट? Whereas if you are stressing, like I said, cortisol, adrenaline is going to be secreted, आपका heightened हो जाएगा पेन का सेंसेशन और स्ट्रेस बढ़ जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी नो ये हीरो है, ये विलन है, विलन को साइड में रखना है, हीरो पे फोकस करना है, राइट? सो देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड, ठीक है, फियर टेंशन सिंड्रोम, विच मीन्स कि अगर आप सोच ही रहे हो कि मुझे लेबर में बहुत पेन होगा कंटिन्यूसली, यू नो, पीपल हु हैव बीन टोल्ड, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी हैं कि एक ग्रुप था जिनको बोला गया कि आपको लेबर में बहुत पेन होगा, बहुत पेन होगा, एंड द अदर ग्रुप they were just focusing on their exercises, breathing कर रहे थे, and they accepted कि हाँ थोड़ा पेन होता है लेबर में, थोड़ा heightened पेन होता है लेबर में, लेकिन it is manageable and हम इन टेक्निक्स के थ्रू मैनेज कर पाएंगे.
तो ये दो ग्रुप्स में देखा गया कि फाइनली जब लेबर डिलीवरी के एक्सपीरियंस में, बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैड बीन टोल्ड, इट स्टेड इन देयर माइंड, तो मेंटल प्रिपरेशन उनका ऐसा ही हुआ, इसलिए उनका लेबर एक्सपीरियंस भी वैसा ही गया. ओके, सो मेक श्योर कि यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ लेबर प्रोसेस इज डिफिकल्ट बट इट इज मैनेजेबल. और ये हमें जो क्लासेस करवाई जा रही है एएनसी की, या हमें जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, these are meant to help us, these are meant for us to manage the difficult process. ठीक है, now ऐसी बात हो गई कि हमने दवाई दे दी है, अब खाना नहीं खाना आपके ऊपर है. ठीक है, so the practice that has to be done has to be from your end. So the more you're attending the classes frequently, आप साथ साथ कर पाओगे, उतनी रेगुलर फॉलोअप्स आप कर पाओगे. नहीं करेंगे तो फिर लास्ट मिनट में जाके नहीं होगा. ओके, सो आई थिंक आपने ये स्टार्टिंग में भी किया था, रिलैक्स्ड स्लो ब्रीदिंग. लाइक आई सेड, यहाँ पे जो आपने किया था चेस्ट पे और स्टमक पे हाथ रखिए. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज नाक से सांस लेना है, रोकना नहीं है सांस, और मुंह से एक्सेल करना है. सो फोकस हैज टू बी ऑन द एक्सेलिंग प्रोसेस. लंबी लंबी सांस खींचने पे फोकस नहीं है, ऑक्सीजन बहुत है हमारी बॉडी में. Focus has to be on the exhaling process. जितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालेंगे तब एंजाइटी नीचे आएगी. राइट, सो दिस पर्टिकुलर ब्रीदिंग प्रोसेस, द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, that will help during the time of labor, because that is a particular breathing exercise जो सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे फोकस्ड है. बाकी exercises will help you to release oxytocin, will help you to calm down your system, but this particular exercise is particularly mainly focused on your pain management. ठीक है, आप जितना अच्छे से स्लोली, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, और ऐसे भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है. आप नॉर्मली सांस लेंगे, फोकस इज ऑन एक्सेलिंग स्लोली. क्यों? क्योंकि जब आपको घबराहट हो रही है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो जल्दी जल्दी तेज तेज चल रही है. राइट, सो हम उस ब्रीदिंग प्रोसेस को जब स्लो डाउन कर रहे हैं अच्छे से एक्सेल करके, तब हमारा दिमाग भी शांत हो रहा है, हमारा बॉडी भी शांत हो रहा है. राइट, सो दिस इज व्हाट हैज टू बी डन. एंड प्लीज डोंट डू दिस द होल डे, इट कैन लीड टू हाइपरवेंटिलेशन. पूरा दिन नहीं करते रहेंगे, सिर्फ मॉर्निंग में 5 बार करेंगे, सोने से पहले 5 बार करेंगे, और दिन में 1-2 बार करेंगे. You don't need to do this the whole day. Okay, नाक से सांस लेंगे, मुंह से एक्सेल करेंगे अच्छे से. Right? Okay, moving on. Yeah, you can put on some music also and do it. This is the particular music I use because this has again, this is very studied music which has a particular frequency which will help you to calm down. So you can even look at other meditation music which is there. Yeah, again your choice. अगर आपको rock and roll पे करना है तो you can do that also. Whatever works for you. ठीक है? Now preparation phase includes your prenatal exercises. जैसे मैंने बोला, फिजियोथेरेपी की जो exercises आपको बताई जा रही हैं, please do them regularly. ठीक है, treat them like medicine. जैसे आप दवाई डेली ले रहे हो अपने vitamins और folic acid and other magnesium, I hope, and iron, calcium, all that you are taking regularly, right? So treat the exercises also like that. You have to do them regularly. Diet pe, I think we'll have a lecture on that also abhi thodi der mein. So again, like the dietitian, the nutritionist is telling you, please follow that particular diet. Of course, I have seen a lot of pregnant women या उनके घर वाले ना बहुत rigid हो जाते हैं डाइट को लेके. नहीं, ये नहीं खाना है, ये खाना है. नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंप्लीटली मना किया गया है. जैसे अभी डॉक्टर यशिका बता रहे थे, छोटी क्वांटिटी में अगर आपका कुछ इच्छा है खाने की तो आप खा सकते हो. ओके, इट इज नॉट अ डिसीज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टैबू है, यू कैन नॉट टच इट, आप खा नहीं सकते बिल्कुल भी. लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बहुत सारी क्वांटिटी में खा गए या डेली खा रहे हो, दैट हैज टू बी अवॉइडेड. ओके, तो जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर डाइट, यू कैन क्लैरिफाई देम विद द राइट पर्सन. चेकलिस्ट अगेन अभी बता रहे थे कि बैग
में क्या क्या रखना है, that there's another lecture on that, please attend it, because last minute going to the hospital in a rush causes a lot of anxiety for a lot of people. अगर आप prepared हो, आपका बैग पड़ा है, सब कुछ है उसमें, then at least आपकी एक टेंशन कम होगी कि चीजें क्या है, अब लास्ट मिनट में सब कुछ इकट्ठा करके डालने लगोगे, that will give you added tension. So make a checklist, keep it with you कि हाँ, this is what I need for my delivery, this is what these are the people I need to call, have all that ready, have a discussion in your house with whoever is going to the hospital with you, your husband or your partner or your mother-in-law, whoever is going, please explain the checklists to them. वो बना के अपने पास छुपा के नहीं रखनी है checklist, ठीक है? Please share it with your family. Yeah, I have seen that. People, अच्छा, the woman is going into labor and she's screaming checklist check करो, checklist कहाँ है भाई? And पता लगा उनके पर्स में कहीं पड़ी है. So please make sure you're conveying and communicating that with everybody. Okay? Involve others. Even now during pregnancy, a lot of stress comes because आप खुद ही सब कुछ manage करने की कोशिश कर रहे हो. You're trying to manage the household chores yourself, you're trying to manage your own health yourself, you're trying to manage things with the baby yourself, you're trying to even manage your work yourself. आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना कीजिए. ओके, कोई अवार्ड नहीं देने वाला आपको कि आप सब कुछ मैनेज करो, ये ग्रेट, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन आप सब कुछ मैनेज करो, वाओ ग्रेट सैक्रिफाइस. नोबडी इज कमिंग एंड टेलिंग यू दैट. अल्टीमेटली इट्स योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, प्लीज treat yourself as the ultimate priority. आप हो तो बेबी आ रहा है दुनिया में, राइट? अगर आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी तो कुछ नहीं होगा उसके बियॉन्ड, राइट? सो nobody can help you in that space. Only you have to demand that help. अगर आप डिमांड नहीं करोगे, so nothing is going to go beyond that, right? अगर हम सोचते रहेंगे, nobody is a mind reader. Please tell others what you need. अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे कि हाँ कोई आके एंड देन यू फील एंग्री कि किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ. अरे आप चाहते हो कि कोई पूछे तो आप बोलिए कि आस्क मी, डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी, मुझे भूख लगी, मुझे ये बना के खिलाओ, ठीक है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, दबाओ, व्हाटएवर. ओके, प्लीज डिमांड व्हाट यू नीड. नोबडी इज अ माइंड रीडर. डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू कम एंड रीड योर माइंड. ठीक है, एंड प्लीज, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस नाउ, आई विल कीप स्ट्रेसिंग ऑन दिस लेटर ऑल्सो. Keep moving. Movement is life. Okay, the more you keep moving, the more healthy your baby will be, the more happy you will be, the less anxious you will be. Please keep moving. You don't have to run marathons, but आप एक जगह से एक जगह पे continuously बहुत देर तक नहीं बैठेंगे, right? Please just keep moving around. Even when you're attending the antenatal classes, just keep changing your space, keep changing your posture, right? ऐसे continuously बैठ के screen पे नहीं दिखते रहना. Okay, positive affirmations, very very important during pregnancy, during labor. Okay, अपने आप को क्या बोल रहे हो वो जरूरी है, और सिर्फ माइंड में नहीं बोलना, जोर से बोलना है. बिकॉज जो भी आप जोर से बोल रहे हैं आपके मुंह से निकलता है, आपके कान से वापस जाता है, ब्रेन को एक्सेप्ट होती है वो चीज, और फीडबैक लूप क्लोज होता है, राइट? अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे अपने दिमाग में तो कुछ नहीं होगा. I would request everyone कि प्लीज इसको नोट डाउन करिए. अभी आपको भले नहीं लग रहा होगा, but it is of much use. It's there. Please note it down. Yes, ma'am. Please continue. Yeah. Okay. And also you can write positive affirmations to your baby also. आप लिख के भी रख सकते हो. I am fine, you are fine. Every day you should write this down. ठीक है? And just keep noting down. I think you must be keeping a pregnancy journal. अगर नहीं रख रहे तो एटलीस्ट एक डायरी रख लो, या अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग्स रख सकते हो कि आज डे दिस मच ऑफ प्रेगनेंसी है, या इस मंथ में हूँ मैं प्रेगनेंसी के, ये ट्राइमेस्टर में हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. बिकॉज लाइक आई सेड, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, हर मदर का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है प्रेगनेंसी का, राइट? आप दूसरों से कनेक्ट भी करोगे, लेकिन आपका खुद का जो एक्सपीरियंस होगा, किसी को क्विकनिंग 18 वीक्स पे पता लग जाएगी, किसी को 20 वीक्स पे पता लग जाएगी, किसी को इवन अर्लियर पता लग जाएगी. सो योर एक्सपीरियंस इज योर ओन. ओके, सो नोट दैट डाउन and keep saying positive affirmations for your baby. Positive affirmations are nothing but good positive statements.
ठीक है. Many a times I have had patients who have said कि हमें ये सब चीजें फील नहीं हो रही. I said but फिर भी आप बोलेंगे, क्योंकि eventually you have to rewire your brain. आप बोलते रहोगे, your brain will start believing it. ठीक है. Even when we do confidence training हम यही करते हैं. आपको नहीं है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, लेकिन आप बोलते रहोगे, your brain will start believing it. ठीक है. So you have to say these things. My body knows what it has to do. My baby is coming. I trust in myself. I am safe. My baby is safe. Especially this statement. I am safe. My baby is safe. Okay. Please keep saying that aloud. जोर से बोलना है, माइंड में नहीं बोलते रहना. ठीक है. So, okay, I have got this. I'm going to be a good mother. Okay. Every day you have to tell these things to yourself. एंड खासकर अगर कोई इमोशनल एपिसोड हुआ है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सैड थे, आप रो रहे थे, या आपको बहुत घबराहट हो रही थी, एंड थोड़े टाइम बाद यू वर ओके, आपको ठीक लगने लग गया, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू कन्वे दिस टू योर बेबी ऑल्सो, बिकॉज बेबीज कंटिन्यू टू बी इन स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनको नहीं समझ में आता है. इवन इनसाइड द वूम बेबीज कंटिन्यू टू बी इन स्ट्रेस. उनको लग रहा है वही इमोशंस चले जा रहे हैं. ओके. So you need to tell your baby कि now it is past, जो भी था चला गया. Now mama is fine. Now I am fine. Okay, and you are fine. I am fine. Mama is here for you. So you have to tell that to the baby. Okay. जितना easily आप अच्छे से अभी बात करोगे, baby will start recognizing your voice. जब baby बाहर आएगा, it will be easier to talk to the baby. Okay, the baby will have a better connection with you. So positive affirmations are very, very important for the bonding. Okay, even fathers can say this. Positive affirmations, mother, father, both can say. The baby will start recognizing your voice, and once post delivery, it will be easier for you to put your baby to sleep. And abhi koi mujhe I heard somebody say कि 18 weeks हो गए, 19 weeks हो गए, and baby के movements इतने ज़्यादा feel नहीं होते. Please make sure आप दिन में एक जगह या अंधेरे, dark space में नहीं बैठे हो. Because आपका बेबी probably सो रहा है दिन में, right? And उनका sleep pattern फिर set करने में problem होगा later on. So make sure if you are in your second trimester, third trimester, make sure you're moving during the day. Because आप एक जगह बैठे रहोगे या थोड़ा dark space में बैठे रहोगे, sunlight में, light में नहीं बैठोगे, तो बेबी सोता रहेगा दिन में, and रात को बेबी जागता रहेगा womb के अंदर, and उनका यही sleep cycle रहेगा बाहर निकल के भी. And then you will have a very nice party time at night with the baby. ठीक है. फिर बहुत प्रॉब्लम होता है स्लीप साइकिल सेट करने में. सो अभी वुम से ही स्लीप साइकिल सेट कीजिए प्लीज. Okay, ask questions not to me, but like you can ask me also, but to all the professionals. जो भी आपको डाउट आता है, जिस भी टाइम डाउट आता है, तुरंत से उसको लिखेंगे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गोइंग फॉर विजिट या एएनसी क्लास में आ रहे हैं, प्लीज आस्क दैट डाउट. ओके. देन additional therapies are also used. Aromatherapy is used, like lavender oil, tea tree oil. These are good for calming your mind. So आप जो oil dispensers आते हैं या ऐसे aroma dispensers आते हैं, वो आप रूम में लगा सकते हो, या आप उसको कोई कैरियर ऑयल में मिक्स कर सकते हो. जैसे कोकोनट ऑयल में 2 drops you can mix lavender or tea tree oil, and you can just help put it on your feet and your hands. It will help to calm you down. Same, there's a hypnobirthing process also. Again, उसके अंदर हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरी आंखों में देखो एंड यू विल गेट हिप्नोटाइज्ड एंड देन आप सो जाओगे एंड बेबी निकल आएगा लेबर में. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. हिप्नोबर्थिंग इज जस्ट फॉर पेन मैनेजमेंट अगेन. ठीक है, कि हम आपको रिलैक्स कर देंगे ताकि आपको पेन सेंसेशंस उतनी ज्यादा सिवियरली ना आए जितनी आ रही है. Again, more of oxytocin, less of adrenaline. Okay, and that is what hypnobirthing is also focused on. Yeah, so women need to be, this is especially for husband and partner. You can take a screenshot of this probably and show it to them every day. Ki we need to be pampered, encouraged, and pepped up. कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. वो वैलिडेशन चाहिए होती है प्रेगनेंसी में. ओके, इवन बियॉन्ड, लाइक आई सेड, इट्स अ न्यू रोल यू आर शिफ्टिंग टू. सो कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर से भी आना चाहिए और एनवायरमेंट से भी आना चाहिए. अगर आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, देन
आप एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स को डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कोई भी कुछ एक छोटे से क्रिटिकल चीज बोलेगा, इमीडिएटली आप रोना शुरू कर दोगे या घबराना शुरू कर दोगे या सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप डेली एफर्मेशंस बोलोगे और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करोगे और जो बाकी आपको एक्सरसाइजेस बताए हुए हैं वो करोगे, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस ठीक रखेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार माय बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ओके, आई एम केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस रोल। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आना है, तभी आप एनवायरमेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे, राइट? So just be the awesome you that you are. Thank you all. If you have any questions, you can please ask. Thank you, ma'am. Thank you so much. If anybody has any doubt, please come forward and ask. Ma'am is there also available in the clinic. If you face any kind of stress or anxiety issue or any kind of emotional issue also, please, you can either take her appointment, contact the clinic. Ma'am is there and she's also there in our WhatsApp group. So you can always reach out to her. Thank you so much, Ruchi ma'am. Now, over to Bhavna ma'am. She is the dietitian and she's going to tell us regarding the nutritional requirement. Good afternoon, ma'am. How are you? Good afternoon. I'm good. How are you all? We are all good, ma'am. Thank you so much for joining us today. So ma'am is Yeah. going to tell us about the nutritional requirement in pregnancy, as well as diet to overcome bloating, acidity, and constipation. Over to you, ma'am. Yeah, sure. Just a second. Give me a second. I would again like to emphasize, please be interactive, ask lots of questions that help us to clarify your doubts. So is am I audible to all of you? Yes, yes. Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Akanksha, I'll have to take your leave now. I have to. Just a moment, ma'am. Then let us take a snap. I would request each one of you to please switch on your video. I'm just stop sharing for a moment, Bhavna ma'am, so that we can take a photograph. Dr. Yashika, if you also can switch on your video, we'll take a photograph. Ma'am, Bhavna ma'am, can you please stop sharing? Just a second. Yes, ma'am. Thank you so much. I will, Dr. Yashika, if you can switch on your video once. Thank you, Kavishri. Just a moment, I'm calling Dr. Yashika. I think she's not able to hear me. Just a moment, she's joining. So nice of you. So happy to see all of you. Thank you, Kavishri, for putting your video on. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. So smile. Just a moment, just give me one moment. I will record this. One more time. Smile. Thank you. Thank you, Ruchi ma'am. Thank you so much for joining us. Okay, thank you, Akanksha. I hope all the scares are finished after the lecture. And how many people are going to practice? And anybody who is more scared, they should meet. Because and talk to positive people who are positive around you, because sometimes very close people can also be repeatedly saying something negative about the delivery process. So ask them to stop talking about negative things and talk about only positive. Thank you, Ruchi. You're always there for us and all our patients.
We really appreciate your time. Pleasure. Hi, Bhavna. Ma'am, you're on Can't mute. hear you. Mute. We Bhavna, can't you're hear on you. mute. Oh, yeah. Hi, doctor. How are you? Fine, fine. How are you? I'm good. I'm good. Chalo, we missed the opportunity to meet. Yeah. But sure, we'll meet in December, I think. Sure, I'll be coming. Yeah, I'll be coming, so we'll meet there. Okay. No, Kancha, carry on. Okay, ma'am. You can start your session, please. Yeah. Thank you, Ruchi ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So, hello to all of you, and I'm dietitian Bhavna. Today we'll be discussing how to ease acidity, bloating, and constipation during pregnancy. So first is what causes constipation, acidity, and this bloating. So the many reasons are there, but one of the main reason is your hormonal change. So one of the hormone, that is progesterone, which relaxes, that is secreted during pregnancy. So it relaxes all the muscles of your body, including the one in your intestine. So they once the muscles of your intestine relaxes, the food remains there for longer, and also the this process of digestion thus becomes slower. And because the food is there in for longer in your large intestine, so your large intestine absorb water from your waste, from your food. So the waste become harder, and thus it become it is difficult for you to poop out. So that's why and other reason is your growing fetus. जो आपका बच्चा बढ़ रहा है, that also put pressure on your uterus. So it become difficult for your bowel to to get the for your waste to get out from your bowel. So it become harder. And the other reason जो हम discuss करेंगे, those are lifestyle, कि उससे कैसे फर्क पड़ सकता है. First is your diet. The second is amount of fluids you are drinking each day and how much active you are. इससे बहुत फर्क पड़ेगा. Because देखो, इनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. We can't control hormones, we can't control growing fetus. But जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका lifestyle. So see, you need to take a fiber-rich diet. We will discuss it later in detail. The second thing is plenty of fluids. Fluids means आपका दूध हो गया, पानी आपका अलग है, दूध हो गया, चाय हो गया, सूप हो गया. So all together you need to take in plenty. इसके अलावा तीसरी चीज, the most important is physical activity. वो बहुत जरूरी है इस टाइम पर. जैसे डॉक्टर याशिका बोले भी कि you not need to be कि अभी ये it's not a disease, ये just एक process है. तो just get through it. आपको you have to be active, पूरा time active रहना है. That is most important thing. So we'll discuss energy first. तो आपका जो body, ideal body weight है, we just take it as 55 kg. See, for different height, it's different. Ma'am, ये move नहीं हो रहा है. It's only showing one slide to us. Just a second. Yes, ma'am. Is it visible now? Yeah, just one slide is only visible, the first slide. The other slides are not visible to us. That's a second. Which slide can you see? The first slide, easing acidity, bloating, and constipation during pregnancy, and your name. That's it. Just a second. I'm just stop sharing and again yeah. Yes, that will help. I think. Wait. Is it? Yes, ma'am. Now it is perfect. Perfect, no? Okay. So that was the second slide which I was discussing, like your hormonal changes, your growing fetus, and your lifestyle. So in lifestyle, your diet, how much amount of fluids you are drinking per day,
and how much active you are. So all these, you know, matters. So iska we will discuss it now. Am I visible now? All slides are visible? Yes, ma'am. Everything is visible. Yes, ma'am. So the first thing is diet. We will just discuss it in detail. So first is diet. You need to take a fiber-rich diet. The second thing is plenty of fluids, because आपका जो पानी है और जो fluids है, they are required for all the metabolic activities. So पानी हो गया, fluids हो गया, you need to take in plenty. इसके अलावा physical activity is most important. So now coming on to energy, see, your ideal body weight should be, you know, it's different for different height, but as we are just checking according to ICMR, so we are taking a ideal body weight of a woman, which is 55 kg of a height and 5 feet. So sedentary women, for this weight, the sedentary women energy requirement is 1900 calories. तो आपको केवल 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए. जैसा कि डॉक्टर याशिका बोले भी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारा खाना है, ओनली 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा यू नीड. सो नो नीड टू, यू नो, गो फॉर कि बहुत सारा मुझे खाना है, नो नीड टू ईट फॉर 2 people. नो, जस्ट जो आप खाते हो, बट इन दैट ओनली यू नीड टू ऐड लिटिल प्रोटीन, यू नीड टू ऐड, यू नो, क्वालिटी. आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आप कितना आपको न्यूट्रिशियस फूड मिल सकता है. एंड 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा, जो आप थोड़ा आधा रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं या तो वो उतने से आपका मीटअप हो जाएगा, बिकॉज हम उस टाइम पे आपको भूख भी ज्यादा लगती है, तो वो एक ऑटोमेटेड, यू नो, प्रोसेस होता है कि वो अपने आप ही 350 कैलोरीज, लेकिन उससे ज्यादा कैलोरीज नहीं होना चाहिए. So for that, your carbohydrate should be 200 grams and 50%, at least 50% should be coming from carbohydrates. And इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आपको खाने में ज्यादा इंक्लूड करना है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ हाई फाइबर डाइट. तो उसके लिए आपको जस्ट अ सेकेंड डाइटरी फाइबर ज्यादा चाहिए होगा. सो व्हाट इज अ डाइटरी फाइबर? अभी हम लोग इसकी बात करते हैं. सो व्हाट इज दैट? सो डाइटरी फाइबर, जिसको कि हम रफेज भी कहते हैं, जो प्लांट का इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है वो रफेज होता है. जैसा कि आपका जो आपके सैलेड्स हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ योर डाइटरी फाइबर. तो आपका सैलेड्स में आपका खीरा हो गया, क्योंकि आपका खीरा हो गया, आपका कैरेट्स हो गया, आपका मूली हो गया. सो ऑल दीज आर, आपका लेट्यूस हो गया, दे ऑल आर, यू नो, सोर्सेज ऑफ योर डाइटरी फाइबर. अपार्ट फ्रॉम दैट, योर होल ग्रेन्स, जो आप अपना रोटी खाते हैं, अगर आप उसमें ब्रान पार्ट देखोगे, दैट इज फाइबर. सो ये सारा आपका फाइबर ही है. ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ये आपको फायदा करता है. एंड हाउ इट हेल्प्स यू, लाइक there are 2 types of fiber, one is soluble fiber and one is insoluble fiber. तो जो आपका insoluble fiber है, एक ही फाइबर में दोनों चीजें होती है. कई बारी एक ही में होती है, कई बारी आपके डिफरेंट जो आपके फूड होते हैं उसमें अलग अलग होता है. सो आपके 2 टाइप्स के फाइबर हैं, दैट इज soluble and insoluble. आपका जो insoluble फाइबर है, दैट हेल्प्स यू टू फाइट योर कॉन्स्टिपेशन, जो आपको हेल्प करेगा. सो कैसे हेल्प करता है? बिकॉज इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो ये वाटर को सोखता है. सो आपका जो बल्क है स्टूल का, वो इसको बढ़ाता है. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू डिफिकेट. आप आराम से इसको डिफिकेट कर सकते हैं, एंड दस इट प्रिवेंट्स योर कॉन्स्टिपेशन. इसके अलावा जो आपका सॉल्युबल फाइबर है, दैट इज ऑल्सो यूजफुल. ये आपका क्या करता है, ये एक जेल लाइक, ये बिकॉज आपका ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो इट फॉर्म्स अ जेल. तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसके साथ ही ये आपका ब्लड शुगर को मेंटेन करता है. एंड इसका सबसे अच्छी चीज ये है, इट्स अ लो एनर्जी न्यूट्रिएंट रिच फूड, मतलब ये आपका कैलोरीज भी नहीं ज्यादा बढ़ाता है. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एम्फसाइज दैट यू शुड हैव अ हाई फाइबर फूड. अब इसके क्या सोर्सेज हैं, ये आपको कहाँ से मिल सकता है? सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल एंड दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स. तो आपके सॉल्युबल के सोर्सेज आपके, जैसे आपका सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, जो आपकी ये दालें आप खाते हैं, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर. आपका ये मटर हो गया, नट्स एंड सीड्स जो आप खाते हैं, ओट हो गया, ओट मील जो आपका ये क्विकर ओट आता है, these all are very good sources of soluble fiber. Now coming on to insoluble fiber, जो आपका whole grains है, आपका white bread नहीं,
बट जो आपका ये होल व्हीट ब्रेड आते हैं, मल्टीग्रेन व्हीट ये ब्रेड आते हैं, ये आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, आपका जो जैसे आपका आटा है उसमें भी आप काफी जो ग्रेन्स हैं आप उनको मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कैरेट्स, जैसे मैंने बताया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर। आपका जुकीनी, जुकीनी माने आपका, आप इंडिया में बोलो तो तोरी, तो आप तोरी इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर इनसॉल्युबल फाइबर। इसके अलावा जितने होल ग्रेन सीरियल्स हैं, आपका बार्ले हो गया, आपका रागी हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, आपका चने का आटा हो गया, ये सारे के सारे सीरियल्स आप ले सकते हैं और आप अपने आटे में भी इनको मिक्स कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि अब अलग से तो आप नहीं खा पा रहे हो, तो जस्ट मिक्स इट इन योर व्हीट फ्लावर एंड जैसे आपका 8 किलो नॉर्मल व्हीट का आटा है, उसमें आपने आधा किलो चने का आटा, आधा किलो सोयाबीन का आटा, आधा किलो ये जौ का, आधा किलो रागी का, तो इट विल बी पैलेटेबल एज वेल एज इट विल बी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। सो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड, अब बिकॉज फ्लूइड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल योर मेटाबॉलिक, जितना आपका पेट में डाइजेशन होता है, आपका हार्ट में ब्लड पंप होता है, फॉर एवरीथिंग आपका पानी चाहिए ही चाहिए होता है। सो अगर आप कम पिएंगे तो फिर क्या होगा कि जो आपका आप जब ये आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो पानी चाहिए होगा वो कम पड़ेगा, सो यू विल सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, हर वक्त मतलब पानी खूब पीना चाहिए। प्रेगनेंसी है तब तो पीना ही है, बट इन जनरल भी आपको पानी जरूर पीना चाहिए। पानी के अलावा पानी का जो टोटल इंटेक है, कम से कम केवल पानी का इंटेक 1500 ml तक होना चाहिए, 1.5 लीटर। इसके अलावा जो फ्लूइड है, फ्लूइड माने इसके अलावा मतलब 1.5 लीटर आपका नॉर्मल पानी हो गया, प्लस आपका 2 से 3 लीटर के बीच में आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट, मीन्स इन टोटल फ्लूइड में अब आपका पानी भी आएगा, तो टोटल आपने, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका 1500 ml पानी एंड 1000 ml आपका फ्लूइड हो गया, मतलब उसमें आपका चाय, दूध, सूप, टोटल तो 2500 ml इन अ डे फ्लूइड शुड बी देयर इन योर डेली बेसिस। तो 2500 ml ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग वाटर, तो 2500 का पानी, मतलब पानी और ये बाकी चीजें आपके उसमें जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फैट। अब फैट ये सबसे जरूरी चीज है, बिकॉज फैट आपको कितना चाहिए, सो इन अ डे ओनली 20 ग्राम पर डे you need as fat. So this is the ICMR requirement, Indian Council of Medical Research says only 20 gram of fat is needed per day during pregnancy. तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा फैट की जरूरत नहीं है। 4 चम्मच का मतलब हो गया, अगर आप 1 चम्मच लेते हैं और उसको लेवल, छोटी चाय की चम्मच आप उसको लेवल करते हैं, दैट इज 5 ग्राम, तो 5 ग्राम। अब आपका इसमें 20 ग्राम मीन्स आपका सब चीजें, आपका जो सुबह का सब्जी बना, आपका जो दिन में सब्जी बना, आपका जो दाल में छौंका जा रहा है, आपका रात में जो सब्जी बन रहा है, इन टोटल यू नीड ओनली 4 टीस्पून ऑफ ऑयल और घी टोटल। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में देखा गया है कि लोग का रहता है कि थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा घी डाल लो, अपनी रोटी में थोड़ा सा घी लगा लो, तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज क्या होगा, during pregnancy your ideal body weight gain should be 10 to 12 kgs, 10 से 12 किलो तक आपका वजन बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट क्या कहते हैं, बिकॉज वो इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर 10 से 12 किलो तक आपका वजन बढ़ेगा, सो व्हेन यू डिलीवर योर बेबी इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट, अगर केवल 10 से 12 किलो तक बढ़ा होगा। अब अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देन यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट। तो क्या है कि फैट में कैलोरीज बहुत ज्यादा फैट देता है, लाइक आपका जो 1 चम्मच है दैट गिव्स यू अराउंड 9 कैलोरीज, तो सॉरी 45 कैलोरीज, तो 45 कैलोरीज आपको 1 चम्मच से आ रही है। तो अगर आप ये लगाओ, अगर आप बहुत ज्यादा डालोगे, जो आपका खाना बन रहा है उसके अलावा भी अगर आप अलग से डालोगे, तो आप कितना सारा फैट ले रहे हो, तो इट विल काउंट ऑन एंड ऑन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कम से कम फैट,
सो कम से कम फैट का मतलब है ओनली 20 ग्राम। ठीक है, कभी मन करता है आपको पराठे खाने का मन है, बट ट्राई कि वो जो 4 चम्मच है 4 से 5 हो, बट 5 से ज्यादा ना हो, बिकॉज देन अदरवाइज जब फैट और कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लेते हैं और अगर वो यूज नहीं होती है तो इट विल बी स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी ओनली। तो इसलिए हमको अगर सेम वही फंडा है, अगर आपका कैलोरीज यूज नहीं हुआ तो इट विल बी स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी। सो ट्राई टू लिमिट योर फैट इनटेक टू टिल ओनली 20 ग्राम्स पर डे। इससे ज्यादा मत बढ़ाइएगा, बिकॉज अगर ज्यादा ग्रीसी फैटी चीजें और ऑयली चीजें खाएंगे देन अगेन एसिडिटी विल बी देयर, अगेन कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज आपका इतना एक्स्ट्रा ऑयल एंड फैट जा रहा है आपकी बॉडी को, तो योर बॉडी हैज टू वर्क एक्स्ट्रा टू आपका इंटेस्टाइन हैज टू वर्क एक्स्ट्रा, बिकॉज इतना आपको पचा ही नहीं पा रहा है आपका ये बॉडी। तो इसलिए ये चीजें आपका ग्रीसी फैटी फूड leads to your this acidity, gastric reflux, so all these things happen due to this. So fat का जो amount है that should be only 4 teaspoon per day. This is very important, क्योंकि फैट ही हम सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। घी नहीं, घी को थोड़ा कम रखना है, डोंट एक्सीड बियॉन्ड 20 grams per day, right? So there are some tips कि आप कैसे ये गैसी ये जो चीजें होती हैं इनको आप कैसे कम कर सकते हो, बिकॉज ये होता ही है, इट्स अ नेचुरल थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या कर सकते हैं, डोंट ईट बिग मील्स, बड़ी बड़ी मील्स नहीं खानी है। इंस्टेड जैसे आपका ब्रेकफास्ट है, अब यू वांट दही विद योर ब्रेकफास्ट, सो आप क्या कर सकते हो, यू वांट दही विद योर ब्रेकफास्ट एंड यू वांट 1 एप्पल विद योर लंच, तो आप क्या करो, जस्ट हैव योर ब्रेकफास्ट एंड जो आपका दही है वो आप मिड मॉर्निंग में खा लो। विद मिड मॉर्निंग, इन मिड मॉर्निंग यू कैन ऑल्सो ऐड योर फ्रूट, तो आपका जो वो फ्रूट और आपका थोड़ा सा जो योगर्ट है या आपका जो दही है वो आप मिड मॉर्निंग में खा लो एट अराउंड, लाइक इफ इन केस 8 o'clock you had your breakfast, then at around 10 to 10:30 or 10:30 to 11 you can have your fruit or with your this dahi, तो उस टाइम पे खा लो इंस्टेड ऑफ हैविंग टुगेदर। तो उससे क्या होगा, एक साथ आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो आपको धीरे धीरे करके खाओगे, ठीक है। सो इंस्टेड ईट सेवरल स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे। इसके अलावा मैदे को कोशिश करें अवॉइड करने का, कभी कभी सुनो, वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, जब आप अगर आपको कुछ समोसा खाने का मन है, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा चटपटा और ये सब खाने का मन करता है, वंस इन अ ब्लू मून ओके है, but not on regular basis. So try and avoid refined grains. अब जब आप खाते हैं तो खाने को properly chew करके खाइए, means you need to chew your food thoroughly, अच्छे से, ये नहीं कि बस खाया and हो गया, no. So take your time and chew thoroughly. और कई लोगों की आदत होती है खाते वक्त बात करने की, so try and just avoid it. So don't talk while you are eating. तीसरा चीज, आपका जो पानी है, अगर आप इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील्स, सो ट्राई अवॉइड इट। थोड़ा अगर आदत ही है तो थोड़ा कम करें एंड ट्राई हैविंग वाटर बिफोर योर मील्स, लाइक बिफोर हाफ एन आवर बिफोर योर मील्स और हाफ एन आवर आफ्टर योर मील्स। तो आधे घंटे का गैप जरूर करें पानी और खाने के बीच में। नहीं कर सकते तो थोड़ा सा पिए खाने के साथ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लाइक एवरी 1 hour ड्रिंक योर वाटर और योर फ्लूइड, जो भी आप लेना चाहते हो, सो वो आप रेगुलरली थ्रू आउट द डे। इसके अलावा आपने ऐसे करके नहीं पीना, मतलब उठा के नहीं पीना है, बिकॉज आपका इसमें आपका एयर जाता है। सो जब भी आप पिए सिप सिप करके पिए विद ग्लास, डोंट टेक आपने फ्रिज से बॉटल निकाला और मुंह ऊपर करके पीने लगे, बिकॉज आपका गैस जाता है। तो जब भी पानी पिए, not from the bottle, don't gulp, just take with a glass and sip 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 sip. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटी सी चीज है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एयर नहीं जाता है, आप जब स्ट्रॉ से या बॉटल से डायरेक्टली लेते हैं तो उसमें आपका एयर जाता है, तो ट्राई एंड अवॉइड इट। डोंट ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ट्राई एंड अवॉइड दोज। इसके अलावा जैसे ये कोला, आपका पेप्सी, स्प्राइट, ट्राई एंड अवॉइड दोज थिंग्स। और इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, अभी हम लोगों का आदत होता है फ्रिज से पानी निकाला सीधे पी लिया खड़े होते होते, नहीं,
जब भी आप कुछ खाओ या पियो, एवरी टाइम यू नीड टू सिट डाउन एंड देन ईट और ड्रिंक। वो बहुत जरूरी है। बहुत छोटी चीजें हैं बट दे मैटर्स। इसके अलावा अगर आप कोई छोटी सी चीज भी खा रहे हो, मतलब कोई छोटा सा स्नैक भी खा रहे हो, अरे खा के चलते हैं, नहीं, जब भी कुछ खाओ हमेशा बैठ के एंड देन आप खाओ या पियो। नाउ डोंट होल्ड योर मोशंस, ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट मे वीकन योर मसल्स दैट कंट्रोल योर बाउल्स। तो कभी भी होल्ड नहीं करना है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, ठीक है। इसके अलावा सी इन इंडिया people don't smoke, but if in case anyone has a habit of smoking, please don't do it during pregnancy because it also boosts your acidity. And the most important thing is don't stress yourself. वो इसलिए बोल रहे हैं because आपका stress also leads to acidity. So इसके लिए आप ये prenatal yoga जैसे डॉक्टर कांशा कराते भी हैं, so you can just go for that. आप meditation हो गया, because these are the very important techniques for relaxation and आपका mind बहुत relax होगा इन सब चीजों से, because these things leads to acidity also. So don't stress yourself. अब सबसे important चीज आई walk. Walk बहुत जरूरी है, कम से कम 1 घंटा मतलब निकालना ही पड़ेगा आपको अपने लिए। अगर कभी जैसे नहीं हो सकता है 1 घंटा पूरा, तो what you can do is just half an hour in the morning and half an hour in the evening. आप divide करके कर लो, उतना भी नहीं हो रहा है तो 15 इस तरह से कर लो, बट डू इट। अगर इसके अलावा क्या करते हैं, जैसे आपका कभी कोई कॉल आता है तो जस्ट टेक इट व्हाइल यू नो मूविंग, आपका एक मूवमेंट ही हो जाएगा। सो दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि कई लोग होता है, कई लोग घंटे तक बात कर लेते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट यू कैन जस्ट वॉक एट दैट टाइम ऑल्सो। सो उससे भी आपका मूवमेंट रहेगा एंड यू विल बी फिजिकली एक्टिव। अब अगर बाई चांस इन सब चीजों से नहीं आपको फिर भी फर्क पड़ रहा है, so what you can do is you can take a laxative or fiber supplement that can help, but always check with your gynecologist before taking any laxative or supplement. अपने आप से नहीं लेना है। एंड इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर आशिका बोले भी कि होम रेमेडीज लाइक कैस्टर ऑयल, मिनरल ऑयल, डोंट टेक देम अनलेस योर डॉक्टर्स रिकमेंड यू टू टेक देम। ओके, so always seek medical advice if you want to go through any such things like any supplement or laxative. So just ask your the caregiver first and then take them. Okay, so what your plate at last, you know, during pregnancy what your plate should be means what should be there in your plate means must thing कि क्या क्या होना ही होना चाहिए। तो see, during pregnancy your protein requirement increases. So आपको एक तो प्रोटीन बहुत लेना है, तो प्रोटीन के लिए द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन इज एग्स, बिकॉज एग्स हैव 9 essential amino acids. So it is the best quality protein that you can get. So eggs आप जरूर लें 1 per day. अगर आप अगर थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ऐसा कुछ है, तो यू कैन टेक एग व्हाइट। तो एग व्हाइट 2 एग व्हाइट डेली आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड ट्राई टू टेक इट इन बॉइल्ड फॉर्म, not in that omelette, or if in case you can do, because क्या होता है कि उसमें एक तो ऑयल जा रहा है, plus the protein that also get little distorted when it comes in contact with oil and heat. तो try कि आप जो आपका ये boiled egg है उस फॉर्म में लो, that is the best form. तो eggs हो गया, eggs per day, that should be on your in your plate on daily basis. इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दोज हु आर वेजिटेरियन हु डोंट ईट एग, तो फिर उनके लिए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन एंड ये सब बचता है। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी देयर ऑन इन योर प्लेट फॉर ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसके अलावा हो गया होल ग्रेन्स। सो होल ग्रेन्स माने आपका जैसे बार्ले हो गया, सोयाबीन हो गया, चने का हो गया, तो ये सब चीजें आप अपने नॉर्मल आटे में भी मिक्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वही आप 8 किलो नॉर्मल आपका आटा हो गया, आप हाफ केजी, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू मेक इट ऑन अ डेली बेसिस। तो आप रोटी तो आपका डेली बनता ही है, तो आप अपने आटे में ही मिक्स कर लो, यू विल गेट इट ऑन डेली बेसिस देन। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ लीफी वेजिटेबल्स। अब लीफी वेजिटेबल्स में क्या है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसलिए खाते हैं सो दैट वी विल गेट
minerals and vitamins, but we have to ensure that we are actually getting them. Because जब हम कुक करते हैं, because मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है लीफी वेजिटेबल्स वो खुले बर्तन में बनाते हैं. So don't cook it in a open vessel. Just try to cover the vessel. उससे क्या होगा? Because जो आपके minerals and vitamins and they are volatile substances, so they मतलब बाहर चले जाते हैं. So इसलिए जब भी आप ये green leafy vegetables बनाएं, it should be cooked in in a closed vessel. कभी भी open में ना बनाएं. और क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं, तो जो वो पानी है, because all the water soluble vitamins gets there in that water, तो उस पानी को फेंकना नहीं है. Try use it in other ways. Like आप अपना सूप बना रहे हो, उसमें डाल दो. आप आटा गूंथ रहे हो, उस पानी से गूंथ लो. आपका दाल है, आप उसमें डाल दो. तो वो जो आपका मिनरल्स एंड वाइटल, सो यू हैव टू मिनिमाइज दैट लॉस. क्योंकि हम जो लीफी वेजिटेबल नॉर्मली हम लोग का रहता है कि हरी सब्जियां हैं तो इसमें मिनरल्स एंड वाइटामिन हमको मिलेगा. तो वो ये बहुत जरूरी है कि हाउ यू कुक इट. एंड ऑल्सो आप उसको कैसे धोते हो. कई लोग का होता है पहले काट लेते हैं देन उसके बाद धोते हैं. तो फिर तो जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जब आप उन्हें काटने के बाद धोगे तो वो सारे निकल जाएंगे. सो ट्राई कि पहले आप धो लो देन आप काटो, और जब आप पकाओ तो जस्ट कीप दोस थिंग्स इन माइंड. फ्रूट्स. अच्छा, अभी मुझे अभी पूछे थे कि अगर शुगर में आप क्या क्या अवॉइड करें फ्रूट्स. तो फ्रूट्स में आपका नॉर्मली जैसे एप्पल हो गया, आपका नाशपाती हो गया, आपका ये गुआवा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये हो गया. सो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं. लेकिन जो चीजें आपने अवॉइड करनी है दैट इज कैलोरी डेंस फ्रूट्स. तो वो आपके हो गए आम, केला, चीकू, शरीफा, सो ये अंगूर. सो ये चीजें थोड़ा कम खाएं. अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा कम खाएं, शुगर है तो अवॉइड करें. ठीक है. इसके अलावा लेग्यूम्स एंड पल्सेस, बिकॉज ये हमारे घरों में रेगुलर बनता है और ये इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो ये जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब दे हैव टू टेक दैट. सो ये आप लीजिए. एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क. So thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. I think you covered, in fact, lots of information I can also use. Yeah, because that vegetable, that तो I want everyone to know, because हम लोग green leafy vegetables बनाते ही इसलिए कि हम लोग को vitamins minerals मिले. लेकिन many people वो लोग open बनाते हैं क्योंकि वो सूखता नहीं है. बट वो जो पानी है, अब आपने उसको उड़ा तो दिया, आपने तो सारा का सारा ही तो जितनी आप सब्जियां कोशिश करें उन्हें ढक के बनाएं. बिकॉज जो मतलब हमारे जो मिनरल्स विटामिन होते हैं दे ऑलवेज वोलेटाइल, सो दे जस्ट इवेपोरेट. उस चीज का मैम आई हैव वन क्वेश्चन. Yes, Shivani, please go ahead. मैम क्या रेड ग्रेप्स, कीवी, मैम आर दे सेफ टू ईट? या दे आर टोटली सेफ. बस द थिंग इज इफ इन केस अगर आपका शुगर या ऐसा कुछ है, कीवी इज ओके. कीवी तो आप वैसे भी ले सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा आपका उसका इशू है तो जस्ट ट्राई कि आप थोड़ा कम लें. अगर आपका बॉर्डर लाइन शुगर है या ऐसा है तो जस्ट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. दैट्स इट. उसके अलावा सेफ है. जस्ट देखिए पपाया में भी प्रॉब्लम पपाया में नहीं है, प्रॉब्लम है कच्चे पपाया में. बट बिकॉज क्या होता है वो हमारे दिमाग में बैठ गया है कि अरे नहीं, बट दैट्स वाई कि अभी वो पपाया तो बिल्कुल आउट ही हो गया है. यस मैम. या बट कीवी एंड अदर फ्रूट्स so no problem. Just pineapple and papaya, just if in case you can avoid pill, but otherwise बाहर का कंट्री में because ripe papaya जो आपका बिल्कुल पका पपाया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट जो कच्चा पपीता होता है because it has enzymes which cause contractions, so इसलिए अवॉइड कराते हैं. तो अभी अब आपको मालूम नहीं चलता है कि अभी ये कच्चा है पक्का है, तो फिर it's better to just avoid it. Avoid it. Yes. Yeah. Yes. That's it. Thank you, ma'am. Ma'am, one more question. Ma'am, जैसे हम रात को सोए तो हमारी स्लीपिंग में और मॉर्निंग गैप कितना होना चाहिए खाने में? एक कुछ भी जैसे हमने खाया, हमने रात को सोया अप्रॉक्स 12 o'clock, क्योंकि लाइक हम थोड़ा सा लेट सोते हैं, और मॉर्निंग में तो कितना गैप होना चाहिए खाने में? 8 hours ऑफ स्लीप तो होनी चाहिए, नॉन स्टॉप स्लीप होनी चाहिए. उसके बाद आप उठते हैं तो 1 घंटा मतलब जो भी आपका है, उसके बाद के 1 घंटे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. सो अप्रोक्सीमेटली सो यू कैन जस्ट टेक लाइक अगर आप 12 बजे सो रहे हो 8 बजे उठ रहे हो तो 9 o'clock तक यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट.
Okay, so means मैम 9 hours तक हम ब्रेक ले सकते हैं, राइट? अगर नहीं, अगर आपको भूख लगता है, सी इट डिपेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट है और बीच में आपको भूख लगता है रात में, तो यू कैन जस्ट टेक आउट सम एप्पल रात में और आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज रात में कई बार भूख लगता है। सी इट हैपेंड विद मी आल्सो, तो रात में मुझे भूख लगता था तो आई गो, मैं अपना एक सेब रख लेती थी कि रात को आई इंश्योर कि मेरे घर में एक सेब जरूर हो, मुझे भूख लगता था तो आई ईट दैट एट, बिकॉज रात में अब आप क्या बनाओगे, तो जस्ट एक सेब है तो उस टाइम पे खा लिया एंड हो, वो कई बार होता है उस टाइम पे भूख लगता है रात में, तो इट डिपेंड्स। को हमें भूख लगती है तो मैंने तो बस ये किया 2 स्पून आइसक्रीम मिले थे, 2 or 3 spoons, but that's it. Yeah, that's okay. Sugar is in, range में है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं शुगर इट्स ओके, फिर दाल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम Yeah. नहीं। देखो सी क्रेविंग्स होती हैं इस टाइम पे, बहुत क्रेविंग्स होती है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। It's always अगर- good to listen to your body. What ma'am is telling is that listen to your body, and if your body wants to eat, please eat. या ऐसा नहीं कि आपने रखना ही नहीं, अभी नहीं, ये तो बोला है गैप करना, नहीं, अगर आपका है, आपको लग रही है भूख, तो यू कैन गो फॉर इट। यस, Kaveshri has a question. Yes, Kaveshri, please. Ma'am, actually I have an allergy with egg. So what things can I take for protein intake, for increase the protein intake? यस, सी एंड यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? Ma'am, vegetarian. Okay, you are totally vegetarian. Okay, so see, apart from that, see, other sources are milk and milk products. आपका दूध हो गया, दूध तो आप ले ही सकते हो, दही हो गया, right? इसके अलावा आपका पनीर हो गया, Yes, ma'am. ठीक है, एंड सोयाबीन एंड सोयाबीन प्रोडक्ट्स, लाइक सोयाबीन आपका दाल की फॉर्म में हो गया, प्लस उसके जो प्रोडक्ट्स, आपका टोफू हो गया, वो आप ले सकते हो, राइट? और इसके अलावा आपकी दालें हो गई, दे आर वेरी गुड सोर्सेस। तो दाल आपकी दिन में भी हो, रात में भी हो, एंश्योर दैट कि आपका, अगर आप वेजिटेरियन हो, सो दाल 1 कटोरी, एंड गाढ़ी दाल होनी चाहिए, 1 कटोरी शुड बी इन लंच एंड 1 कटोरी शुड बी इन डिनर। बट हाँ, डिनर के टाइम पे एंश्योर कि आपका हल्की दाल हो, लाइक मूंग का, मलका का हल्का दाल हो, सो दैट रात में हैवी खाना ना हो। ये जैसे राजमा, लोबिया या जो भी दालें होती है, ये दिन के टाइम पे खाओ, रात के टाइम पे मलका, मूंग या जो भी कोई हल्की दाल है वो खाओ, बिकॉज रात के टाइम पे होता क्या है, हम लोग थोड़ा खाते हैं, उसके बाद हम लोग बेड पे चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो खाना जो है वो फिर पचता नहीं है जल्दी से। सो एंश्योर कि आपका जो खाना हो बाय द टाइम 7:30 to 8 o'clock, और बाय लेटेस्ट बाय 8:30 योर डिनर शुड बी डन। उसके बाद आप कुछ ले सकते हो, अगर आपको रात में जैसे 1 ग्लास मिल्क ले लिया, उसके साथ कुछ बिस्किट्स ले लिया, इस तरह से कुछ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, पर डिनर आप टाइमली करो। Thank you, ma'am. Thank you. मैम या मैम में वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप कम से कम 5 से 6 बादाम और उसके साथ एक अखरोट, और लेकिन रात को भिगोगे। सी दे आर लिटिल इनका जो तासीर जिसे हम कहते हैं थोड़ी गर्म होती है, तो जस्ट सोक इट इन वाटर ओवरनाइट एंड मॉर्निंग में उसको पील आउट करो एंड देन आप खा लो, तो वो आप जरूर से खाओ, दैट्स वेरी गुड। या Any other questions? Ma'am, Yeah, one more Kaveshri. question. Can we eat seeds, that the pumpkin seeds, और मतलब मैं बिफोर प्रेगनेंसी तो खाती थी, बट जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मैंने सारे सीड्स इस समय छोड़ दिए, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा थ्योरेटिकल ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जस्ट दैट कि जो चीजें कॉन्ट्रैक्शंस ना करें, दैट्स इट। जो हम लोग बोलते हैं कि ये पपाया वगैरह ना खाओ, बाकी इसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। Yeah. एंड ट्राई की, जैसे सप्लीमेंट्स जैसे लोग खाते हैं, तो सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छा नेचुरल फूड, तो वो कोशिश करो। हाँ, अगर नहीं मिल पा रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर दैट, बट पहले ट्राई करो कि जो नेचुरल फूड्स है, जो आपका मेन खाना है, उससे जरूर मतलब आपका हो जाए, एंड देन गो फॉर सप्लीमेंट्स अगर नहीं हो पा रहा है पूरा तो। Any other questions? I don't think so. They have any other question. Thank you so much for joining us today, and all the participants. Thank you so much for joining. It was wonderful interacting with you all. Thank you, Bhavna ma'am, for taking time out for us. You too. Thank you, Dr. Dr. Thank you Ashika. all the audience. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. I will Thank end you, the ma'am. meeting. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Have a safe pregnancy. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Have a great weekend. Bye. Bye. Bye.